नमस्कार, मैं अभिषेक गोयल, महाराजा श्री अग्रसेन जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वेबिनार में, जिसका थीम है डोंट बी मीन, कीप एनवायरनमेंट क्लीन। मतलबी मत बनिए और अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखिए। जी हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें इस चीज़ की, जो हम इंसान अपने अर्बनाइजेशन में जीता जा रहा है और जो आदतें हमने अपनाई हैं वो पर्यावरण के लिए बहुत घातक है और ये बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ अपनी आदतों में बदलाव लाएं। और इसी की एक छोटी सी कोशिश हमारे मंच के द्वारा की गई है। आज हमने ऐसे पैनल मेंबर्स को बुलाया है जो इस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं और बहुत सारे आइडियाज आप लोगों से हमको जानने के मिलेंगे कि हम कैसे हमारा योगदान दे सकते हैं पर्यावरण संरक्षण में और स्वच्छता को मेंटेन करने के लिए। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ना स्वीकार किया है डॉक्टर विजय सिंघल जी ने, श्रीमान आर के बंसल जी ने, श्रीमान चंद्रमोहन गुप्ता जी ने और श्रीमान आकाश बंसल जी ने। गवर्नमेंट्स भी बहुत सारे डेज लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जैसे रखती हैं। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे हो गया, वर्ल्ड एटमॉस्फेयर डे है, वन महोत्सव सप्ताह भी है। ये सब गवर्नमेंट ने इसीलिए रखा है कि लोग कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के प्रति जागरूक रहें और छोटी सी अपनी कोशिश करें एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखने की। किसी ने पेड़ों के लिए एक बहुत अच्छी बात कही है, इनको अपना ही अंश जानो, इनको अपना ही अंश जानो, हर श्वास के साथ तुम इनके भीतर प्रवेश करते हो और ये तुम्हारे भीतर। जो हमारा ब्रीथिंग का प्रोसेस है, ऑक्सीजन इनटेक और कार्बन डाइऑक्साइड, उसको ये इन शब्दों में बयान किया गया है और इनकी मृत्यु तुम्हारी मृत्यु है। अगर पेड़ों को हम काटेंगे तो हमारी मृत्यु की निश्चित है। सो टू बिगिन विद, आज हमारे साथ में हमारी को-होस्ट हैं जो हमारे पैनल मेंबर्स के साथ में एक बहुत ही सार्थक चर्चा करेंगी, पारुल गोयल जी। ये मंच उनसे नया नहीं है, आप हमारे साथ पहले भी को-होस्ट कर चुकी हैं, बहुत ही बढ़िया आप को-होस्टिंग करती हैं। पारुल जी बेसिकली बालोतरा से हैं और मुंबई में टीसीएस में एज ए डेटा एनालिस्ट जॉब करती हैं। आपने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में किया है और अभी फिलहाल आप सूरत में है बिकॉज एज वी ऑल नो कोरोना है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। आप एक्टिव मेंबर हैं टोस्ट मास्टर्स क्लब की। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट पारुल जी दैट आई लाइक इज, आपने द अहमदाबाद प्रोजेक्ट में एज ए वॉलंटियर अपनी सेवाएं दी हैं। अहमदाबाद प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, ये एक सोशल वेलफेयर स्कीम है जिसमें जो असुविधाग्रस्त लोग होते हैं उनके बारे में, जैसे मेड्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में पता लगाते हैं और आप उसमें वॉलंटियर कर चुकी हैं। सो एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप हमारी टेक्निकल टीम में मेरे जीजू विनय सिंघल जी की सिस्टर भी हैं। सो मोस्ट वेलकम टू यू पारुल जी। प्लीज आप टेक ओवर कीजिए और पैनल इंट्रोडक्शन के साथ आगे बढ़िए। पारुल जी। Thank you, Abhishek sir, for a really good introduction. So, firstly, good evening, everyone, and I'll start with having giving my gratitude towards the panel members of today, क्योंकि आज हमारे साथ बहुत ही amazing panel आया है. So I would like to thank every one of you कि आपने अपने busy schedule से time निकाला हमारे लिए and ये invite accept किया. So I'll start with giving a good quote that if there is something that we all have in common, it is our planet Earth. Okay, so with this, मैं अपनी first panel member के introduction से start करूँगी. We have with us today Vijay Singhal sir. So he is the Chief Environment Engineer at Rajasthan State Pollution Control Board since 1984. And I'll give a brief about his educational background. He has done a BE in civil engineering from a very reputed organization, which is BITS Pilani. And he has also done a master's in environmental engineering. He has also done a PhD in MNIT from Jaipur, and that was a majors in groundwater modeling. So इनके काफी सारे achievements है. I think list खत्म नहीं होगी if I'll go through everything. So sir, I'll address a question to you that as a society, how can we be more responsible towards our environment and climate? एज अ कॉमन पर्सन हम लोग सब क्या कर सकते हैं ऐसा कि एक एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हमें क्या करना चाहिए हमारे एनवायरनमेंट के लिए? जैसे Thank you, Parul. Thank you for the introduction and giving me the opportunity यहाँ आपसे बात करने के लिए. देखिए, एनवायरनमेंट एक बहुत बड़ा हाथी है,
बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं और इसको सिर्फ किसी सरकारी डिपार्टमेंट या उसके भरोसे छोड़ के कुछ ही नहीं हो सकता, क्योंकि हम सभी इसके भागीदार हैं, हम सब उसका उपयोग करते हैं। जब रिसोर्सेज का उपयोग हम सब करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसके प्रोटेक्शन के लिए हम सब काम करें। इसको सिर्फ किसी के भरोसे छोड़ने से काम नहीं चलेगा। एज सिटीजन हर फील्ड में लेट्स गो बाई, हमारे घर से डेली कचरा निकलता है, हमें अधिकतर लोग उठा के सड़क पर फेंक देते हैं। गाड़ी आती है, कचरे की कोई चिंता नहीं, सड़क पर पड़ा रहेगा। हम कहते हैं गीला सूखा है, इसको सेग्रीगेट कर दो, अधिकतर लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। जब आप उसको ऐसे सेग्रीगेट नहीं करते हैं और सड़क पर फेंकते हैं तो वो कचरा डंप साइट पे जाता है, वहां उसको फिर वो आपके ग्राउंड वाटर को आपका पोल्यूशन करता है। आज ऐसे एयर पोल्यूशन की बात लीजिए, आपकी गाड़ी है, आपने प्रॉपर सर्विस नहीं कराया, आप हर चौराहे पे हॉकिंग कर रहे हैं, आपकी जो आपकी स्पीड है वो उससे निर्धारित स्पीड से ज्यादा है, तो आप अपने सिस्टम को और अपने एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं इनडायरेक्टली। तो इसमें हमारे हर नागरिक को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आज हमारे कमरे में एसी चालू है, पंखा चालू है, आप देखिए आपकी बिजली कहाँ से आ रही है? बिजली किसी पावर हाउस से बन रही है, वहाँ कोयला जल रहा है, और कोयला जल रहा है तो उससे आपके इमिशंस हो रहे हैं, आपके कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशंस होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के होते हैं। वो सारे इमिशंस आपको क्लाइमेट चेंज में आपकी बढ़ोतरी कर रहे हैं, उससे आपका जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और उससे जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो क्लाइमेट चेंज के आ रहे, सब देख सकते हैं। कितना एरेटिक रेनफॉल है, किसी आपको जब रेन पड़ती है एक साथ पड़ती है और थोड़े ड्यूरेशन को पड़ती है, वो पानी ना तो इकट्ठा रह पाता है ना उसको सही सकते हैं, वो सारा पानी उठा के समुद्र में चले जाता है। मालूम पड़ा बारिश तो हुई है 500 mm और ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ है बिल्कुल थोड़ा सा। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि हमें हर एक नागरिक को, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी सोसाइटी का हो, उसको अपना जो उसकी जिम्मेदारी है, ये बात सही है कि जिम्मेदारी सरकार की भी है, औरों की भी है, पर जब तक हम हमारी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, जब तक फिर ये कहना कि सरकार ने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, उससे शायद समस्या का समाधान नहीं होने वाला। Yes, very true. Yeah, that's what I wanted to say. थैंक यू सर, आपने रियलिटी टच करके एक बहुत ही अच्छा आंसर दिया ऑडियंस के लिए। आई फील सब कनेक्ट कर पाए होंगे उससे, एंड ये सेशन के बाद एटलीस्ट हम सब ट्राई करेंगे कि वी ब्रिंग द चेंज टुवर्ड्स आवर एनवायरनमेंट एज अ रिस्पांसिबल सिटीजन। थैंक यू सर। Thank you. Yeah, I'll move towards our next panel member, R.K. Bansal sir. So I'll give a brief about him first. He is the Director General at Recycling and Environment Industry Association of India. Also, he is the Secretary General at Federation of Indian Mineral Industries. So he has a really good experience into mineral industries. So my first question to you, sir, will be, if plastic is so bad to use, why does the government do not ban it totally? Or is it possible to do something partially on its use? Okay, पारुल, प्लास्टिक आप अगर अपने चारों तरफ देखें तो आपको प्लास्टिक ही प्लास्टिक नजर आएगा। नॉर्मली हम लोग इसके बारे में सोचते कम हैं, लेकिन अगर आप सोचना चालू करें, देखना चालू करें, नोटिस करना चालू करें, तो आपको चारों तरफ प्लास्टिक नजर आएगा। और जो हमको ज्यादा नजर आता है वो आता है कैरी बैग्स नजर आते हैं। लेकिन आप अपना अगर मान लीजिए कि जो अभी लैपटॉप यूज कर रहे हैं या अगर मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, आपका अगर हेयर क्लिप देखेंगे, हेयर बैंड देखेंगे, हर चीज में प्लास्टिक है। आप बाथरूम में जाएंगे तो आपको बकेट्स और आपके मग्स और आपके टब्स और ये सब भी प्लास्टिक के मिलेंगे। आपकी अगर कार में अगर आप सफर करते हैं तो आपको कार के आधे पार्ट जो हैं वो प्लास्टिक के नजर आएंगे। तो प्लास्टिक जिसको हम ये कह सकते हैं, इट हैज बिकम एन ऑल परवेडिंग मटीरियल। और जब ये डेवलप हुआ था और धीरे धीरे इसकी नई नई एप्लीकेशंस आने लगी, तो इसको एक वंडर मटेरियल या मिरेकल मटेरियल कहा गया। और उसका कारण ये है कि ये वो सब आपको सेवाएं दे सकता है जो किसी और मटेरियल का 10 गुना वजन भी अगर आप ले लेंगे तो भी शायद वो उतनी सेवा नहीं दे पाएगा। आप आज
किसी जमाने में हम लोग दूध जो है हमारे यहाँ घर पे एक दूध वाला लेके आता था, एक बड़ी सारी टंकी लेके, और उसमें से निकाल के देता था। और उस वक्त हमें हमेशा डाउट होता था कि वो कहीं उसमें पानी मिला देगा, कहीं उसमें पानी गंदा तो नहीं मिला देगा, मेजरमेंट पूरा है कि नहीं है, उसमें कोई गंदगी मिल तो नहीं गई, कोई कचरा तो नहीं आ गया, कंटेमिनेशन तो नहीं हो गया, फट तो नहीं जाएगा। आज उसको रिप्लेस कर दिया गया है प्लास्टिक की थैली से। और वो प्लास्टिक की थैली आप लाते हो, अगर आपको उबालना है तो उबालिए, नहीं तो फ्रिज में रख दीजिए। उसका मेजरमेंट भी पक्का है, उसका सेफ्टी भी है, और उसकी प्योरिटी में भी आपको कोई डाउट नहीं है। जैसा डाउट डेयरी से निकलेगा वैसा आपको मिलेगा। और फिर उसकी वजह से उसमें वेराइटी आ जाती है, उसमें एक्सपायरी डेट आ जाती है, उसके अंदर न्यूट्रिशन के डिटेल्स आ जाते हैं। ये प्लास्टिक का एक एडवांटेज है। सिमिलरली जो आप पानी की बोतल देखते हैं तो उसके अंदर भी ये है, बेवरेजेस हैं, हर चीज का प्लास्टिक की वजह से एक ट्रांसफॉर्मेशन सा हो गया है। तो अगर आज सरकार ये सोचे कि हम बैन कर दें, तो बैन नहीं हो पाएगा जब तक आपको कोई ऑल्टरनेट या कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं मिल जाए, जो वो की वही सर्विस आपको उसी कॉस्ट में और उसी कन्वीनियंस से, उसी सुविधा से वो सर्विस आपको मिल जाए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। जो सिंघल साहब उस एक्शन के हिस्सा रहे हैं, पिछले करीब 15-20 साल में मल्टीपल टाइम्स राजस्थान सरकार ने, राजस्थान पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, दूसरी राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकारों ने कैरी बैग्स, एक एप्लीकेशन है प्लास्टिक का, कैरी बैग, वो कैरी बैग्स को कई बार बैन कर दिया गया, लेकिन आज भी वो धड़ल्ले से पूरे देश में चल रहा है। आज भी जहां मैं बैठा हूं नोएडा में, यूपी सरकार ने पिछले 1 साल से या 2 साल से प्लास्टिक कैरी बैग्स को बैन किया हुआ है। लेकिन बड़े आराम से मैं सब्जी लेने जाता हूँ, मैं अगर कैरी बैग मना करता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं मेरे पास मेरा खुद का कैरी बैग है, थैला है कपड़े का, तो वो लोग पूछते हैं सब्जी वाले, कमाल है आप तो अकेले इंसान ऐसे हो जो कि कैरी बैग के लिए मना कर रहे हैं। सो मेरा सबमिशन इतना सा है कि ये इतनी परवेजिव एप्लीकेशन है और इतनी कन्वीनियंट है, इतनी चीप है कि इसको बैन करना कोई सोल्यूशन नहीं होगा। बैन नहीं कर पाएंगे, बैन करेंगे तो चल नहीं पाएगा, तो हमें दूसरे सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे। आई होप आपको प्रश्न का आंसर मिल गया। सिंघल साहब भी इसमें कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं कुछ इसमें ऐड करना चाहूंगा। मैं राजीव जी से बिल्कुल सहमत हूँ। आपको शायद पता हो कि राजस्थान में 2010 से कैरी बैग बैंड है, लेकिन किसी को शायद ऐसा महसूस नहीं हो कैरी बैग बैंड है क्या, क्योंकि सब जगह आसानी से मिल जाता है। रीजन उसका वही है कि एक तो सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर नहीं है, दूसरी बात क्या है कि सिर्फ एक स्टेट में किसी कम्युनिटी को बैन करने से कुछ नहीं होगा। आसपास के स्टेट में सब जगह मिलता है। यू कांट स्टॉप द ट्रांसपोर्ट ऑफ द बैग्स फ्रॉम गुजरात और जैसे यूपी एंड दिल्ली टू राजस्थान। तो दूसरी बात क्या है कि किसी भी इस तरह के, ये सब सोशल मूवमेंट्स हैं, इनको आप इस तरह से इन्फोर्स नहीं कर सकते कि आप सिर्फ आपने बैन कर दिया कागज पर तो बैन हो जाएगा। यू हैव टू हैव गुड सब्स्टिट्यूशन। और दूसरी बात, यू हैव टू क्रिएट सो मच ऑफ अवेयरनेस कि लोग उसका यूज करना बंद करें। जब यूज बंद होगा तो अपने आप प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो एम्फेसिस होना चाहिए, बिहेवियरल चेंज हो जिससे उसका यूज कम हो। वो ग्रेजुअली होगा, इट कांट बी डन इन ए डे, किसी ऑर्डर से नहीं हो सकता। और जब उसका यूज कम होगा तो प्रोडक्शन और उसका जो सेल भी अपने आप बंद होगी। सबसे बड़ी बात ये है कि जो जो कैरी बैग है, इसमें इश्यू क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली। हम क्योंकि कैरी बैग को यूज करते हैं, उसको सड़क पे फेंक देते हैं, वो नाली में जाता है या उसको गाय खा जाती है, इसलिए हमें दिक्कत है। कैरी बैग इससे प्रॉब्लम नहीं है, because we are not able to manage our plastic waste properly. That is the central issue, not the carry bag itself. क्योंकि यदि आप प्लास्टिक कैरी बैग को, आप बाहर जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, तो आपको कैरी बैग बैन नहीं मिलता, आपको सबको कैरी बैग देते हैं, पर सड़क पर आपको एक थैली मिली नहीं हुई कभी वहां पर, बिकॉज दे आर एबल टू मैनेज देयर वेस्ट प्रॉपरली इन ए साइंटिफिक मैनर। वी आर नॉट एबल टू डू दैट। दैट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम एंड नॉट द कैरी बैग। थैंक यू। पारुल, आपको अपने प्रश्न का जवाब मिला क्या? Yes, sir. It was a really good explanation. तो आपने बहुत ही कॉमन तरीके से एंड जो हम लोग डेली लाइफ में फेस करते हैं, तो काफी कॉमन पॉइंट्स टच करके एक्सप्लेन किया। इट वाज अ रियली गुड आंसर।
So thank you, sir. I'll move towards our next panel. We have with us today Chandramohan Gupta, sir. So I'll start with a brief about his education. So इन्होंने BE किया है NIT इलाहाबाद से. He has also done a master's in marketing from SCJN Institute of Management from Mumbai. He has also done a diploma from abroad, which is the Georgia State University from Atlanta. So, having a very good and enriching experience, he has experience also into various corporates, which includes Wipro, and currently he is the director at Coca-Cola of Corporate Affairs. So, I'm really thankful to have you, sir, today, and I am sure that we'll really get to know a good picture and good learning today from you. So my first question to you, sir, is what are the challenges faced by today's business, and how are they making it more sustainable? Like हम एक जनरल क्वेश्चन ले सकते हैं कोई भी बिजनेस के लिए आज एनवायरनमेंट को इफ वी टेक इनटू कंसिडरेशन क्या challenges आ रहे हैं एंड हम क्या चेंजेस ला सकते हैं हमारे लाइफस्टाइल में एंड कॉमन बिजनेसेस में सो दैट वी कैन बी अ responsible citizen towards the environment. Yeah, so thank you very much for that introduction, and happy to be part of this discussion. You know, ये जो issues हैं, they are a very complex issues, you know, bordering on social engineering, issues on growth, economic impact, and those elements. But plain and simple, अगर मैं इसको explain करने की कोशिश करता हूँ, तो you have to actually dwell into some depth. And what exactly I'm trying to convey is that businesses actually cater to consumer demand. Okay, so if you look at the beverage industry, the company that I work for, we were selling in glass bottles which were returnable. So you would actually send glass bottles, and you would bring back the glass bottles for cleaning and, you know, subsequent reuse. The consumer at some point in time changed, and he said, I want convenience. I'm willing to pay for convenience. I'm willing to pay for you know, consuming the product at leisure. So I need a functionality of closing the pack. Similarly, there are other product categories where consumers are demanding certain features in products which are putting a strain on packaging, transport, display, all those elements. Now, what exactly do we mean by environmental load? Now, the environmental load is very plain and simple. If the glass bottle goes from the plant into the market, after consumption, if it remains in the market, in technical terms, it is called negative externality. So the bottle is creating a negative externality on two counts. One, Sir, it will remain in the environment. Sorry to interrupt you. Yeah. Sorry to interrupt you, sir. So, एक रिक्वेस्ट व्यूअर्स की तरफ से आ रही है, थोड़ा सा हिंदी अगर आप इंक्लूड कर अच्छा, I will. Can I speak in English? Yeah, a little bit if possible. Yes, of course. मैं बात करने की कोशिश करूंगा. तो क्या होता है कि जो बॉटल गई मार्केट में और वो अगर वहां पे रह जाती है, इट इज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी. उसका इम्पैक्ट आएगा एनवायरनमेंट में. किस तरह? बॉटल विल वो डिकम्पोज नहीं होगी, वो वहीं पड़ी रहेगी 100, 200, 500 साल, 1000 साल तक. दूसरी बात, वो टूटेगी, उसके किसी को चोट लगेगी, क्यों किसी का हाथ कटेगा, पैर कटेगा. सो दैट इज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी. नाउ आप जब उस चीज को पूरी होलिस्टिकली देखोगे, इफ इट हर्ट्स, किसी को चोट लगती है, उसका खून बहता है, दैट ऑल्सो हैज अ कार्बन फुटप्रिंट. वो ऐसा नहीं है कि वो उसका इम्पैक्ट नहीं है, उसका इम्पैक्ट है. तो ये टोटलिटी में देखना बहुत जरूरी होता है. सिमिलरली आज के तारीख में जो
मेरे से पहले बंसल साहब और सिंघल साहब ने, विजय सिंघल साहब ने बात करी थी, रिप्लेसमेंट इज नॉट इजी। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर प्लास्टिक लेते हैं, प्लास्टिक पैकेजिंग लेते हैं, हमने एक बात तो तय कर दी कि कंज्यूमर मांग रहा है कन्वीनियंस, उसको लाइट वेट चाहिए, कन्वीनियंस चाहिए, इकोनॉमिकल पैकेज चाहिए। सो ऑल दिस, ये सारी चीज मेटल पैकेजिंग नहीं दे सकती, ये सारी चीज पेपर पैकेजिंग नहीं दे सकती, ये सारी चीज ग्लास पैकेजिंग नहीं दे सकती है। तो जब कंज्यूमर कोई चीज मांगता है और अगर हम रेगुलेशन से, गवर्नमेंट कानून से या सोशल ग्रुप प्रेशर से वो चीज को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो इट इज नॉट एन इजी टास्क। सेकेंडली, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैं कहना चाहता हूं कि ये सारी जो चीजें आती हैं, चाहे वो कोयला, कोल है, फ्यूल है, मेटल है, प्लास्टिक है, ये सारी चीजें जो आती हैं ये लैंड से आती हैं, जमीन से आती हैं। और जो लैंड है वो लिमिटेड है, पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, कंज्यूमर डिमांड ग्रो कर रही है, तो वो जो लैंड है वो उतनी की उतनी रह गई है। अब लैंड हमको किस चीज के लिए प्रायोरिटाइज करना है? लैंड हमें चाहिए खाने के लिए, सो फूड। लैंड हमें चाहिए फॉर फ्यूल, वुड, आपका सोलर एनर्जी एंड ऑल, इट रिक्वायर्स लैंड सरफेस। तीसरी चीज फाइबर, जो कपड़े पहनते हैं हम, दैट कॉटन, डिफरेंट अदर काइंड्स ऑफ फाइबर्स, रोप्स, ये सारी चीज लैंड से आती हैं। चौथी चीज फीट, यू नो द एनिमल्स, डेयरी, आपके मीट, चिकन, all of that comes from land. Now comes the question is that अगर हम लैंड को किसी और पर्पस के लिए, ऐसा नहीं है कि लैंड के लिए हम यूज नहीं कर रहे हैं, पर जिस तरह से डिमांड ग्रो कर रही है, हमारे पास फॉर एग्जांपल लैंड नहीं है जितना हम फाइबर ग्रो कर सकते हैं, कॉटन ग्रो कर सकते हैं। हमारे पास लैंड इतना नहीं है कि हम मिनरल्स को माइन कर सकें। हमारे पास लैंड इतना नहीं है कि हम एनर्जी टोटली सोलर पे जा सकते हैं। वी विल स्टिल हैव टू डिपेंड ऑन थर्मल, कोल बर्निंग एंड न्यूक्लियर पावर एंड ऑल ऑफ दैट। तो मेरा सिंपल सा जो रिस्पॉन्स ये है कि बिजनेसेस को ये सारी चीज देखनी पड़ती है, क्योंकि एक तरफ कंज्यूमर एक ट्रेंड है, दूसरी तरफ रेगुलेशंस हैं, तीसरी तरफ एनवायरमेंटल लोड है, प्रेशर है सस्टेनेबिलिटी पे। मैं कॉन्फिडेंटली ये कह सकता हूं कि आज के तारीख में, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो बिजनेसेस हो, इट इज, ये जो एनवायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी का जो इशू है, ये प्रोबेबली नंबर 2 पे है। इकोनॉमिक्स इज नंबर 1 फॉर कंपनीज के लिए, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट, वो नंबर 1 पे है। गवर्नमेंट के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, वो नंबर 1 पे है। Judiciary के लिए obviously they have to balance all the elements and pass judgments. But number 2, आज के पिछले 4-5 साल से ये जितने भी वर्टिकल्स हैं जो हमारे सोसाइटी और गवर्नेंस को ड्राइव करते हैं, इनमें एनवायरमेंट और सस्टेनेबिलिटी नंबर 2 प्रायोरिटी पे आते हमें नजर आ रहा है, आते जा रहा है। चाहे वो पानी से रिलेटेड हो, चाहे वो जमीन से रिलेटेड हो, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, केमिकल पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, पैकेजिंग पोल्यूशन, ये नंबर 2 पे आता जा रहा है। और ये राइटली सो, ऐसा नहीं है कि ये बिजनेसेस और जो रिस्पॉन्सिबल बॉडीज हैं ये इसको नेगेटिव समझते हैं। हम इसको नेगेटिव नहीं समझते, हम समझते हैं कि ये राइटली है, ये बिकॉज रिसोर्सेज लिमिटेड है। और रिसोर्सेज अगर लिमिटेड है तो वी हैव ऑल, हम लोग सब जानते हैं, रिड्यूस, रिसाइकल, रिन्यू, रीयूज, ये सब चीजें हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। पर जब तक कंज्यूमर इस चीज को इम्बाइब नहीं करेगा,
ये जो सोशल इंजीनियरिंग की जो मैं बात कर रहा हूं, ये नहीं होगा। जितना मर्जी आप एनफोर्समेंट ले आइए, जितने मर्जी आप कानून ले आइए, जितने मर्जी आप प्रेशर पॉइंट्स ले आइए, ये नहीं होने वाला। मैं एक सिंपल सी बात आपको बताता हूँ। आपके इस पैनल में मैं कई पैनलिस्ट का देख सकता हूँ कि पीछे एयर कंडीशनर चल रहा है, मेरा भी एयर कंडीशनर चल रहा है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका एयर कंडीशनर किस टेम्परेचर पे सेट है? मेरे रिश्तेदार, मेरे फैमिलीज, मेरे फ्रेंड्स, मेरे ऑफिसेस में मैंने देखा है कि एयर कंडीशनर को लोग 22 पे चलाते हैं, 23 पे चलाते हैं। अगर मैं आपको ये आई टर्न इट ओवर द हेड एंड टेल यू दैट जापान में लॉ है कि अगर इंस्पेक्टर आके देखता है किसी बिल्डिंग में और अगर टेम्परेचर एयर कंडीशनिंग का पब्लिक प्लेस में टेम्परेचर इज लेस देन 25 डिग्रीज, आपके ऊपर इतनी पेनल्टी लगती है, पिछले अगले 12 महीने का इलेक्ट्रिसिटी बिल के इक्विवेलेंट आप पे पेनल्टी लगती है। वो क्यों कहते हैं ये? वो और वहां के जो पॉपुलेशन है वो अवेयर है। वो ये कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है उसको 24-25 डिग्री टेम्परेचर इज वेरी कन्वीनियंट, is good enough. There are families that we know, there are manufacturers who are producing air conditioners जिसका minimum temperature 19 degrees है, 18 degrees है। families ऐसी हैं एयर कंडीशनर 18 डिग्रीज पे चलाती हैं और कंबल लेके सोते हैं। what kind of behavior is this? This is not responsible consumer behavior. आपको एक जगह लाइट की जरूरत है, सारे घर की लाइट जला रहे हैं आप। आपको एक थोड़ा सा पानी की जरूरत है, आप टैप को ऑन रखते हैं। आपको पैकेजिंग इतनी थैले की जरूरत है, आपको एक थैले की जरूरत है, आप एक थैला यूज करना चाहिए। आप मार्केट में जाते हैं, आपने देखा होगा ब्रेड भी लेंगे तो ब्रेड के लिए बोलेंगे मुझे एक बैग चाहिए। भाई ब्रेड मैन्युफैक्चरर्स ने डिजाइन चेंज कर दिया पैकेजिंग का, उस पे एक हैंडल सा बना रहता है ब्रेड में आज। बट नो, कंज्यूमर्स आर नॉट, दे वांट कन्वीनियंस। वो कहते हैं नहीं, हम आपसे खरीदेंगे नहीं अगर आप हमें पैकेजिंग, एडिशनल पैकेजिंग नहीं देंगे। आप कोई भी पैकेजिंग ले लीजिए। आज मैं एक मार्केट में गया था, आई बॉट अ टी शर्ट, उसमें 4 लेयर प्लास्टिक्स के थे, उसके ऊपर पेपर का कार्टन था। नाउ द क्वेश्चन इज इट नीडेड? द आंसर इज इट इज नॉट नीडेड, बट कंज्यूमर डिमांड करता है, वो कहता है नहीं मुझे चाहिए पैकेजिंग। तो ये सारी चैलेंजेस जो हैं, बिजनेसेस आर ये दे आर बिकमिंग अवेयर, एंड अ टाइम विल कम व्हेन कंज्यूमर विल चेंज एंड ही विल डिमांड। वो डिमांड करेगा कि अगर आपकी कंपनी मुझे इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल फुटप्रिंट वाली कोई चीज नहीं दे पाते हैं तो मैं वो चीज नहीं खरीदूंगा। तब बिजनेसेस पे प्रेशर पड़ेगा और दे विल चेंज रेडिकली। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कई सारे कंट्रीज हैं यूरोप में, जैसे आप टूथपेस्ट खरीदते हैं, उन्होंने जो पेपर बॉक्स होता है ऊपर, उसकी क्या जरूरत है? भाई जो जो प्रोडक्ट है वो तो ट्यूब में है आपके, तो उस पे पेपर कार्टन, व्हाट फंक्शनैलिटी डज इट ऐड? तो पेपर आप कंज्यूम क्यों कर रहे हो? पेपर भी मटेरियल है, वैल्यूएबल मटेरियल है। आप जितना पेपर यूज करोगे उतने पेड़ कटेंगे, क्योंकि पेपर कम्स फ्रॉम फाइबर, एज आई स्पोक। जैसे मैंने आपको बताया, फूड, फाइबर, फीट एंड फ्यूल, लैंड उसके लिए है। अब आपको चूज करना है कि शुड यू यूज पेट्रोलियम सोर्स जो जो एक जमीन से निकल के आ रहा है और उससे पैकेजिंग बनती है, या उसको हम खत्म करके लैंड पे चले जाएं। तो ये सारी क्वेश्चंस हैं जो जो सोसाइटी को आंसर करना है। आई एम हैप्पी दैट द ऑडियंस इज रेजिंग these kind of questions, the panelists are talking about it. So over to you, back to you, Parul. Sir, there's a question from our viewer Nikhil Gupta ji पूछते हैं, according to him Coca-Cola uses good amount of water for 1 liter of production. So he wants to know what are the CSR initiatives taken by the company for water conservation. So see, let me be pretty candid and brutal on this कि मैं थोड़ा एग्रेसिव होना चाहता हूँ इस पे। देखिए, CSR जो होता है ना, CSR 2% ऑफ प्रॉफिट होता है, ठीक है? 2% प्रॉफिट हमारे बिजनेस लैंग्वेज में उसको कहते हैं मिकी माउस स्टफ।
आप 2% से क्या क्या हिला लोगे डिजाइन में, स्ट्रक्चरिंग में? 2% ऑफ प्रॉफिट, अज्यूमिंग अगर बिजनेस, कोई भी बिजनेस 10% प्रॉफिट कमाता है या 8% प्रॉफिट कमाता है, उसका 2% अगर आप देखते हो, व्हाट इज इट? हार्डली एनीथिंग. इट इज 0.16% ऑफ योर टोटल रेवेन्यू. 0.16% से सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंटल पे कोई इंपैक्ट नहीं आप क्रिएट कर सकते हैं एज एनवायरमेंट, एज अ बिजनेस. यू रिक्वायर स्ट्रक्चरल डिजाइन. आपके मेथडोलॉजीज, प्रोसेसेस, ट्रेनिंग, टैलेंट, वो सब चीज की जरूरत है. नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि पानी, जैसे आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया, पानी. हम इतना शोर मचा रहे हैं पानी पे. वे कौन सा ऐसा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा पानी यूज करता है? We have a very learned panel and they will support me when I talk to you on कि पानी कौन सा सेक्टर यूज करता है. 80% जो पानी है आज की तारीख में, वो एग्रीकल्चर यूज करता है. नंबर 2, जो दूसरा सबसे बड़ा जो सेक्टर है, वो है डोमेस्टिक कंजम्पशन. जो घर में आपका कंजम्पशन होता है, पीने का पानी है, टैप वाटर है, वो सेकंड नंबर पे उसका नंबर आता है. उसके बाद अगर आप देखोगे, बल्कि उसके बाद अगर आप नंबर देखोगे, तो नंबर आता है पावर प्लांट्स का. जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, वो इंडस्ट्रियल यूज में बहुत ज्यादा पानी खींचते हैं. आप पूरे बेवरेज सेक्टर का अगर देखोगे, टोटल बेवरेज सेक्टर, it consumes 0.02% of the available water source. 0.02%. और उसमें जो फोकस है सोसाइटी का, गवर्नमेंट का, वो सारा फोकस कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनीज पे जाता है. एंड राइटली सो, आई एम नॉट डिनाइंग इट कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए. पर वो 0.02% को आप कितना एफिशिएंट कर दोगे? इवन इफ यू बिकम 50% एफिशिएंट, that 0.02% will become 0.01%. It will not solve the problem. What are we doing as a company to solve the problem? हम क्या करते हैं? हम हर 1 लीटर कोका कोला को बनाने के लिए हम करीब 2.2 या 2.3 लीटर पानी यूज करते हैं, जिसमें से 1 लीटर जो प्रोडक्ट में गया है वो इंक्लूडेड है. तो नेट क्योंकि वो कंज्यूम हो गया, तो नेट 1 लीटर कोका कोला को बनाने के लिए हम करीब 1.5 लीटर पानी यूज करते हैं. और मुझे खुशी इस बात की होती है बताने में कि अगर हम ऑल इंडिया लेवल पे जो भी हमारा कंजम्पशन है, हमारे CSR एफर्ट से और डायरेक्ट बिजनेस ने इन्वेस्ट किया है, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस इनकम से हम करीब वापस 5% के लेवल पे हमने पिछले 15 साल में इन्वेस्ट किया है. चाहे वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, चाहे वो रिचार्जिंग हो, चाहे वो चेक डैम्स हो. एंड आज की तारीख में हम करीब 225% पानी रिचार्ज करते हैं. अगर हम 1 लीटर लेते हैं, हम करीब 2 लीटर 200 ml वापस डालते हैं, which makes us water neutral and water positive. अगर हर कोई बिजनेस ये करना शुरू करता है, तो CSR money is not good enough. It requires more than CSR money. And companies are doing it. ITC is a positive, water positive. Coca-Cola is positive, water positive. तो ये जो आपने बात छेड़ी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. और जो रिस्पॉन्सिबल बिजनेसेस हैं, वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि जितना हम पानी लेते हैं, उससे ज्यादा हम पानी वापस करते हैं थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्जिंग, चेक डैम्स एंड वेरियस अदर मेजर्स. Thank you, sir. Can I add to Mr. Chandan Mahon? Yeah. I'd like to add just a small point. There have been a very, Yes, sir, ill emphasis on the industrial water consumption.
as you rightly said, 80% water is consumed by the agriculture, and that is the most inefficient sector as far as use of water is concerned. We still do flood irrigation, and most of the water is wasted, and it also results into runoff of pesticide and fertilizer into the rivers and water bodies. So we have to set our policies right. We have to look where we are consuming the maximum water, and how do we really, even if we are able to improve the efficiency of irrigation by even a small percentage, it will make a huge impact. If we are able to make even a small impact on a domestic consumption by having a better efficient tips, it will make a huge difference, rather than every time attacking industry to reduce water consumption. They are doing it, and they should do it. They are equally responsible. But then just to misplace more emphasis on industry only because they are visible, they are not holy cows, that's not an entirely good policy. Thank you. Thank you, sir. I would. This was a really brief explanation of things on ground and at a corporate level also. And thank you, Vijay sir, also to add over this your viewpoints and recommendations. So I'll move to the next panel, who is Akash Bansal. So he is the founder of Project Surat, and talking about his education, he has done a BA from Ahmedabad University. So he is running a lot of campaigns in Surat and outside as well. It includes using starting from no strawless things and Har Ghar Jungle, which he is focusing currently on. So there is a list of campaigns is running, and I see he got a good recognition from the MLA also for conducting drives for wastage collection from beaches nearby. So over to you, Akash. I'll just want to ask you that can you give us a brief idea about cattle pollution and how it is affecting us, and how can we overcome this to just some general responsibilities and purposes? So first of all, thank you, Parul, for inviting me today with a great set of panel. And as rightfully said by every speaker here, that they've been doing a lot in their concerned field. So I belong to a textile background. Textile is again one of the most polluting industry in the whole of the planet. After my graduation, like I did BBA, after graduation I straight off went to my business, and then I was exposed. मैं हिंदी में बात करता हूँ. मैं अपने शहर के गंदी तरफ मेरी पहली बार नज़र गई. उससे पहले मैं बहुत साफ जगह रहता था. तो मैंने देखा कि 90 से 95% जो पॉपुलेशन है वो इंडस्ट्रियल एरिया में उनका एक्सपोजर है ही नहीं. तो उनने कभी अपने शहर का गंदा तरफ देखा ही नहीं है. और मेरी ज़िंदगी में वो अचानक एक दिन आया जब मैंने अपना कॉलेज ख़त्म करके मैं अपनी फैक्ट्री में गया. एट देयर आई सॉ कि कितना गंदा पानी हम लोग एमिट कर रहे हैं. इवन दो हम लोग उसको ट्रीट भी करते हैं, आगे वो CETP में जाता है, सेंट्रल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में जाके वो प्रोसेस के बाद वो आगे पानी छोड़ा जाता है. तो पहले मैंने देखा ये चीज़ मैं नहीं भी होऊंगा तो भी चलेगी, पर जब मैं हूँ तो मैं इसमें क्या क्या बदलाव ला सकता हूँ. तो सबसे पहले जो मैंने किया वो था मेरा वाटर कंजम्पशन को कम करना. तो मैंने कुछ टेक्निक्स अपनाई, काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लिया और मैंने ट्राई किया कि मेरा वाटर कंजम्पशन ही कम हो जाएगा तो मेरा एमिशन भी कम होएगा. तो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप दैट आई टुक. सेकेंडली आई थॉट कि क्लीनलीनेस इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग्स. और हमारी फैक्ट्रियों में 800 से 1000 लेबर अगर काम करती है 2 शिफ्ट में मिला के, तो मैंने देखा कि उन लोग को कहीं भी वो पान थूकते हैं, कहीं भी कुछ भी करते हैं. तो मैंने वो एक ग्राउंड रूल बनाया, क्योंकि जो लेबर्स है दे कम फ्रॉम यूपी बिहार एंड दे आर नॉट एक्सपोज टू दैट एनवायरनमेंट वेयर क्लीनलीनेस इज सपोज टू बी अ बिग सब्जेक्ट. तो मैंने बहुत छोटी चीज़ों पे ध्यान देना चालू किया अपनी फैक्ट्री में पहले. उसके बाद मैंने देखा कि काफ़ी सारी नॉलेज मेरे तक ही सीमित है, क्योंकि 90 से 95% पॉपुलेशन ने अभी तक इंडस्ट्रियल साइड देखा ही नहीं अपने शहर का. तो मैंने प्रोजेक्ट सूरत की शुरुआत इसलिए की, जैसे विजय सर ने बोला था कि रेसिडेंट्स की पार्टिसिपेशन, यानी सिटीजन्स को भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा हर एक एक्शन में, तभी जाके कुछ ना कुछ हमें रिजल्ट मिलेगा. तो मैंने बोला कि हमें एक चीज़ से चालू करना चाहिए.
तो मैंने सूरत की सबसे बढ़िया चीज़ पकड़ी, तो पिछले 8 महीनों में हम लोगों ने कम से कम वहाँ पे 6,500 किलो प्लास्टिक वेस्ट उठाया। प्लास्टिक वेस्ट थोड़ा हल्का रहता है, तो कंपैरेटिवली उठाना भी बहुत भारी होता है। तो हम लोगों ने जब ये उठाया तब लोगों ने देखा कि कितना ड्रास्टिक चेंज आया है। फिर मैंने उसको कनेक्ट किया, मैंने बोला ये वेस्ट यहाँ पे आपकी वजह से नहीं आया है, आप बीच पे आए उसके बाद आपने कचरा नहीं फेंका, ये वेस्ट आया क्योंकि आपने रिवर में कोई कचरा डाला। रिवर में हम पूजा के टाइम ऑफरिंग्स डालते हैं, ये सब अपनी आस्थाओं के साथ हम लोग प्लास्टिक भी डालते हैं, दूध की थैली भी डाल देते हैं दूध के साथ, वो सब एंड ऑफ द डे बीच पे आके सेटल होता है। तो ये सब ग्राउंड रियलिटी दिखाई हम लोगों ने लोगों को। फिर हमने लोगों को ये दिखाया कि ये जो कचरा आ रहा है इसमें क्या क्या आ रहा है। हमने देखा सिगरेट बट्स आ रही है, लाइट प्लास्टिक वेस्ट आ रहा है। हमने लोगों से सेग्रीगेशन कराया कि उनको बता रहे थे कि हम लोग ये सारा जो कचरा है ये अल्टीमेटली ओशन में जा रहा है या फिर ये ग्राउंड वाटर पोल्यूट कर रहा है। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हम लोगों ने सिटीजन्स के साथ लिए हैं। तो आज की डेट में हमारे पास 1500 प्लस मेंबर्स वॉलंटियर्स जुड़े हमारे साथ, और अच्छे एक्टिव मेंबर्स हैं हम लोग की कम्युनिटी में, जो बहुत माइक्रो लेवल पे एनवायरनमेंट को और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं। और मैक्रो लेवल पे ऑफकोर्स वी आर डूइंग टास्क विद साइंटिस्ट रिसर्चर्स बेस्ड अब्रॉड एंड ऑल्सो इन इंडिया। तो जैसे आपने कैटल पोल्यूशन का बताया, कैटल पोल्यूशन की मेरी रिसर्च चालू हुई 2014 में। 2014 में मैं एक डच कंपनी के साथ जुड़ा था। वो लोग कैटल का जो पूप होता है, जो काउडंग होता है, काउडंग से वो लोग 3 प्रोडक्ट्स बना रहे थे। एक था पेपर, एक था उससे एक प्लास्टिक सॉर्ट ऑफ मटेरियल बना रहे थे जिसको वो लोग मैस्टिक बोलते हैं, और थर्ड था फाइबर। तो मैं वो प्रोडक्ट में काफ़ी इंटरेस्टेड था क्योंकि मैं टेक्सटाइल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, और मेरे को नेचुरल फाइबर सुन के, वो भी जो भी वेस्ट से बना हो, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया वो चीज़ में। सो आई started my research for regarding cattle pollution. तो जब मेरी रिसर्च चालू हुई तब मैंने देखा कि कैटल का काउंट इंडिया में 30 करोड़ से भी ऊपर है जो अकाउंटेड है, और एक कैटल मिनिमम 15 से 20 किलो खाना खाती है। फिर मैंने कैलकुलेशन किया ह्यूमन पॉपुलेशन का इंडिया में, जो था 130 करोड़ उस टाइम, जो भी अकाउंटेड नहीं है क्योंकि सेंसस होना बाकी है। तो मैंने देखा कि ह्यूमन एग्रीकल्चर कंजम्पशन के लिए, जैसे चंद्रमोहन सर ने बोला कि 80% ऑफ योर वाटर गोज इन टू दी एग्रीकल्चर, 50% उसमें से जो पानी यूज़ हो रहा है वो कैटल फीड के लिए हो रहा है। और जो गाय हमें दूध दे रही है उसमें से काफ़ी गाय तो दूध नहीं भी देती है, जिसका कोई एक्चुअल पर्पस नहीं है। और ये सारी गाय नेचुरली नहीं उग रही है, ये सारी हम लोग अपने स्वार्थ के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ नेचुरल वे ऑफ मल्टीप्लाइंग द कैटल। 1970s में जो वाइट रेवोल्यूशन आया जिसको ऑपरेशन फ्लड बोला गया, उसकी वजह से पूरा डायनामिक्स चेंज हो गया। जो उस टाइम में एक नीड थी, आज की टाइम वो एक हाइपर कंज्यूमरिज्म, जैसे चंद्रमोहन सर ने बोला कि हाइपर कंज्यूमरिज्म, कंज्यूमर बिहेवियर हैज चेंज। तो पहले क्या था, लोग अपने घर पे कैटल पालते थे, उनको अपने ही खेत का खाना खिलाते थे, और जो दूध निकलता था वो फैमिली में ही कंज्यूम हो जाता था, क्योंकि उसकी लाइफ नहीं थी दूध की, पैस्चराइज नहीं हो पाता था दूध उस टाइम पे। फिर पैस्चराइजेशन वाला पॉलिसी आया। पैस्चराइजेशन के बाद भी दूध का टेस्ट डेवलप करना है, काफ़ी लोगों को दूध का टेस्ट डेवलप नहीं हुआ था, तो उसके और प्रोडक्ट्स आए, पनीर आया, उसके बाद शेक्स आए, आइसक्रीम्स आई, ये सारे प्रोडक्ट्स जिसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा थी। तो इससे क्या हुआ, डेयरी कंजम्पशन इतना मैसिव हो गया कि वो हमारे कंट्रोल में भी नहीं रहा, ना हम ये चेक करते हैं कि हम कितना डेयरी कंज्यूम कर रहे हैं पर डे। उसकी वजह से ये एक नीड से बढ़ के ये एक पूरा मार्केट डेवलप हो गया, जो आज की तारीख में विच इज़ नॉट नोटिस बाय द गवर्नमेंट और द लोकल बॉडी। सबसे बड़ा पोल्यूशन का सबसे बड़ा, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं टेक्सटाइल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैंने टेक्सटाइल में भी इन डेप्थ रिसर्च की, मैंने बाकी सारी इंडस्ट्रीज में भी इन डेप्थ रिसर्च की, बट कैटल इज़ वन ऑफ द इंडस्ट्री विच इज़ हाईली इग्नोर्ड इन आवर कंट्री, क्योंकि इसमें रिलीजन भी जुड़ जाता है और काफ़ी सारे मैटर्स जुड़ जाते हैं, पर हम ये नहीं देख रहे कि जिसको हम लोग माँ बोलते हैं उसे हम ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। अदरवाइज इन साइंस लैंग्वेज माँ हम लोग को जन्म देती है, पर हमारी पूरी पॉलिसी में पूरा डायनामिक्स चेंज हो चुका है। तो मुझे ये नेदरलैंड्स में जब मैंने कनेक्ट किया, नेदरलैंड्स की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, पर डेयरी वहाँ का एक बहुत बड़ा इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है डेयरी वहाँ पे। तो वहाँ के लिए काउडंग और काउ यूरिन इंट्रूसिव हो गया था, उनको वो मैनेज करना बहुत भारी पड़ रहा था। जैसे हमारे लिए प्लास्टिक मैनेज करना भारी है, उनके लिए वो सारे प्रोडक्ट्स मैनेज करना बहुत भारी हो गया था।
तो काफ़ी सारे साइंटिस्ट, काफ़ी सारे रिसर्चर्स इस चीज़ के पीछे पड़े कि हम इसको कैसे मैनेज करें, जबकि हम इंडिया में बहुत हद तक कर रहे हैं, हम लोग इसका भी मैन्योर बना के हम लोग फार्मर्स को देते हैं, पर जो यूरिन है, this is a estimated figure, more than 1 trillion liters of urine, cattle urine is being produced in India alone, looking at the current stat, जो 30.2 करोड़ का हम लोग का कैटल काउंट है आज की डेट में, जो अनअकाउंटेड, जो अकाउंटेड है, अनअकाउंटेड तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो 1 ट्रिलियन लीटर ऑफ अगर मैं कैटल यूरिन बोलूँगा तो वो कहाँ जा रहा है? वो सारा इकोसिस्टम को डैमेज कर रहा है, क्योंकि इसको नाइट्रोजन पोल्यूशन बोलते हैं। एक्सेस नाइट्रोजन इज नॉट गुड फॉर योर सॉइल। NPK, these three things are very essential for growth of agriculture, जिसको नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस बोलते हैं। बट अगर ये कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है तो वो पोल्यूशन क्रिएट करती है। तो दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स के जो मैं लोगों की अंदर लाना चाहता था कि अपना डेयरी कम करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि जो आज हवा चल रही है कि सब वीगन कन्वर्ट हो जाओ। काफ़ी सारे देशों में ये हो रहा है कि आप कंप्लीटली वीगन टर्न हो जाओ, मीट खाना बंद कर दो, सब खाना बंद कर दो। मेरी अप्रोच ये थी कि आप इंक्लूसिव अप्रोच लेके आइए। जो आप करंट डेयरी यूज़ कर रहे हैं, एनिमल डेयरी, आप वो भी कंज्यूम करिए, और आप प्लांट बेस्ड डेयरी भी कंज्यूम करें। एक बैलेंस के साथ आप ट्राई करें कि आप प्लांट बेस्ड ज़्यादा करें कंज्यूम। अब प्लांट बेस्ड में भी एक बॉटलनेक किया था कि सोया को उगाने में भी बहुत पानी लगता है। तो अगेन कोई भी सोल्यूशन, जैसे बाकी सब पैनलिस्ट ने बोला, कोई भी सोल्यूशन शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए। सोल्यूशन को बहुत 50-100 नहीं 500 साल का आगे सोच के कोई सोल्यूशन लाना चाहिए अगर मेन स्ट्रीम में लेके आ रहे हैं। तो मैंने लोगों को ये बोला कि आप पूरा बंद मत कीजिए, जो अभी कैटल्स हमारी है उनको भी यूटिलाइज करिए, तो अपना एक मिक्स बैलेंस करके चलिए, एनिमल बेस्ड डेयरी और प्लांट बेस्ड डेयरी। उसके अलावा कितना पानी कंज्यूम होता है जो डेयरी इंडस्ट्री कंज्यूम करती है, जैसे हम लोग बहुत ईजिली ब्लेम कर देते हैं इंडस्ट्रीज़ को कि इंडस्ट्रीज़ सबसे ज़्यादा पानी कंज्यूम करती है, पर हमें ये देखना है कि वी एज कंज्यूमर्स हमारी डिमांड क्या है। इसको बोलते हैं हाइपर कंज्यूमरिज्म। हर चीज़ में कन्वीनियंस आने लग गया है, आपके पास ईज़ ऑफ मनी हो गया है, आपके पास EMI की सुविधा है, आपके पास n नंबर ऑफ मॉनेटरी स्कीम्स आने लग गई है, तो आपका कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो रहा है। और आप ये देखिए कि आपकी कंज्यूमरिज्म की वजह से जो आपसे नीचे वाली क्लास में जो रहते हैं, इकोनॉमिक क्लास में, वो आपसे मैच करने के लिए वो लोग भी अडॉप्ट करना चाहते हैं उन चीज़ें। तो ये एक साइकिल है। जैसे सर ने एक और चीज़ बताई कि AC का टेम्परेचर 24-25 करना चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो मैंने लोगों से, जब हमारे क्लीनअप पे लोग आते थे तो हम लोग फर्स्ट थिंग लोगों को ये बोलते थे कि सबसे बुरी चीज़ है कि आप AC 20 पे करके आप ब्लैंकेट लेके सोते हैं। ये सबसे इरेस्पॉन्सिबल कंज्यूमरिज्म है। तो ये सब चीज़ें में पानी चाहिए। कितना भी आप एनफोर्समेंट या कितने भी आप इंडस्ट्रीज को टाइट कर दो। सर ने एक और बहुत अच्छी चीज़ बोली थी कि हवा नहीं चाहिए, सबको ये होना चाहिए। अगर ये चीज़ गलत है तो हम लोग नहीं खरीदेंगे। जैसे आज एक बाहर US और यूरोपियन कंट्रीज़ में एक हवा आ रही है कि मीट कम होना चाहिए। वो क्यों आ रही है? क्योंकि वो लोग देख रहे हैं कितनी एनिमल क्रूएल्टी हो रही है, एनिमल मीट के लिए कितना उसका कार्बन फुटप्रिंट कितना है, कार्बन फुटप्रिंट के अलावा उसका मीथेन फुटप्रिंट कितना है। तो ये एक हवा आ गई, वहाँ पे एक बहुत मैसिव वेव है जिसकी वजह से मीट का कंजम्पशन कम हुआ है बहुत ज़्यादा। तो आई थिंक आई वुड कंक्लूड विद दिस कि सिटीजन पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सिटीजन में भी आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके नीचे जो लोग हैं, आपसे जो नीचे वर्ग के लोग हैं, वो आपको फॉलो करने के लिए आपको रेप्लिकेट करने का ट्राई करते हैं। जैसे हमसे बड़े, हमसे कोई सुपीरियर क्लास के लोग होते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं कि अगर हमारे पास मारुति है तो हम लोग मर्सिडीज पे जाएं। तो ये क्रॉस कंज्यूमरिज्म जो है वो हमें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, हमारे वर्क को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। Thank you, Akash sir, for a really good explanation to this. I think after this session, सारे consumers ये सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देंगे and will be more responsible to our environment. Thank you, sir. So I'll move back to Vijay sir. तो I have a next question for you that मैंने देखा था कि आप कुछ रिसर्च एंड स्टडी कर रहे थे इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन द एनवायरनमेंट पर। तो just wanted to ask कि what is the major impact seen in the last 3-4 months due to the lockdown on the air and water quality?
वंडरफुल। जैसे आपको पता है लॉकडाउन हुआ तो मतलब पूरा दुनिया लॉकडाउन हो गई। आपकी सब गाड़ियां हो चाहे आपकी फैक्ट्रियां हो, लगभग सब कुछ बंद था। तो हमने सोचा जब सब कुछ बंद है तो अब देखते हैं हवा पानी हमारा कैसा है इस समय। हमारे पास राजस्थान में 10 कंटिन्यूस एयर क्वालिटी के मॉनिटरिंग स्टेशन हैं जो 24 आवर्स ऑटोमेटिक स्टेशन हैं। हर 15 मिनट में रीडिंग देते हैं हमें। वो हमारे 7 शहरों में लगे हुए हैं। हमने उनका रीडिंग्स लिए लॉकडाउन से पहले के और लॉकडाउन के बाद के। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि करीब करीब जो जो सबसे एनवायरनमेंट में जो जो पॉल्यूशन का इम्पैक्ट होता है वो होता है डस्ट का, इसको पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। उसमें भी 2 तरह की पैरामीटर होती है, PM 2.5 मतलब 2.5 माइक्रोन से कम के जो पार्टिकल्स हैं, और PM 10 जो कि 10 माइक्रोन से कम के पार्टिकल्स हैं। 2.5 माइक्रोन से पार्टिकल्स जो कम होते हैं वो आपके सांस के साथ आपके लंग्स में जा सकते हैं और आपके लंग्स को डैमेज कर सकते हैं। और जो आपका जो 10 माइक्रोन का उसकी प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है वो आपकी नाक में ही रह जाए या वो जमीन पे गिर जाए। तो उसका जो इम्पैक्ट है उसका PM 10 का इम्पैक्ट थोड़ा कम है, PM 2.5 का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। दूसरा PM 2.5 नॉर्मली जो मैन मेड सोर्सेज हैं, चाहे व्हीकल्स हैं, फैक्ट्री है, वहां से निकलता है। PM 10 नेचुरल एनवायरनमेंट में होता है क्योंकि राजस्थान डस्टी अपने स्टेट है, तो जो नॉर्मली वेस्टर्न राजस्थान के पार्ट में काफी मात्रा में PM 10 होता है, जबकि हो सकता है PM 2.5 उनका बिल्कुल ठीक हो। हमने पाया कि जब लॉकडाउन था तो PM 2.5 जो कि फाइन जो डस्ट है, जो कि नॉर्मली इंडस्ट्रीज या व्हीकल्स और उनसे निकलती है या आपका जो कचरा जलाने से निकलती है, there was reduction up to 60 to 70%. That was amazing actually. You could have never expected कि मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं नॉर्मल टाइम में 70% PM 2.5 में कम कर सकूं। मेरे लाइफ टाइम में तो नहीं हो सकता, क्योंकि इससे बढ़िया कोई पोल्यूशन कंट्रोल हो नहीं सकता कि मैं सारी इंडस्ट्री बंद कर दूं, सारे व्हीकल्स बंद कर दूं, सब एक्टिविटी बंद कर दूं और मैं इतना अच्छा एनवायरनमेंट में मिला सकूं। इसके अलावा जो गैसेज होती हैं, जो सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, उनमें भी काफी रिडक्शन था। नॉक्स में भी करीब 70% रिडक्शन था। जो सल्फर डाइऑक्साइड में भी करीब 70-65% रिडक्शन था। और हमने देखा जैसे जैसे आपका लॉकडाउन अनलॉक होना शुरू हुआ, we could see the change. These parameters started increasing. So they were a mirror image when there was lockdown. The pollution level, that is called AQI, air quality index. AQI was almost 70 to 80. It was still less, not less than 50. जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होती है, यदि 50 से कम होती है तो उसको कहते हैं कि गुड, बहुत अच्छी एयर है। बट अवर सरप्राइज, काफी शहरों में इतने स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के बाद भी एयर क्वालिटी 50 के नीचे नहीं आई, वो 60-70 के आसपास घूमती रही। पर वो भी ड्रीम था, 60-70 एयर क्वालिटी होना बहुत कभी कभी देखने को मिलती है। तो हमने देखा कि एयर पोल्यूशन में लॉकडाउन का बहुत मेजर इम्पैक्ट था, स्पेशली पार्टिकुलेट मैटर पे, PM 2.5 पे। एयर वाज एब्सोल्युटली क्लीन, यू कुड सी इट, यू कुड ब्रीथ इट एक्चुअली। यहाँ तक वाटर की बात है, इम्पैक्ट वाज नॉट सो हाई इन द सेंस कि जो सीवेज जो होता है, एक्चुअली क्या वाटर में क्या है प्रॉब्लम कि जो पोल्यूशन का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो आप और हम हैं। हम जो रोज नहाते हैं और हमारा फ्लश करते हैं, उससे जो आपका जो जो घरेलू जो पानी निकलता है, डोमेस्टिक वेस्ट निकलता है, दैट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ पोल्यूशन इन द वाटर बॉडीज। इंडस्ट्रियल सोर्स है वो करीब है 20 से 25% और डोमेस्टिक सोर्स है वो करीब 75% है। ये बात सही है कि इंडस्ट्रियल सोर्स ज्यादा टॉक्सिक है, ज्यादा कंसंट्रेटेड है। डोमेस्टिक सोर्स है वो उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है पर इसकी टॉक्सिसिटी कम है। but still the volume difference is so high, एक तो 70-80%, एक को मिला के 25%। तो क्योंकि वो जो आपका जो 75-80% जो वॉल्यूम था, that was still being discharged because we were still discharging the sewage. हम तो लोग ही रहे थे, आपका किचन का वेस्ट जा ही रहा था। तो जहाँ पे जो टाउन्स ऐसे थे जो इंडस्ट्री के आसपास लोकेटेड थे, लाइक कोटा, जहाँ पे इंडस्ट्री का एफ्लुएंट भी काफी आता है वाटर बॉडीज में, देयर वाज ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन। वहाँ पे जो एक पैरामीटर होती है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो ये बताती है कि आपके वाटर बॉडी में कितना ऑर्गेनिक मैटर है जो कि बायोडिग्रेडेबल है, उसका जो कंसंट्रेशन था वो काफी कम हुआ था। तो वाटर बॉडीज में ज्यादा फर्क वहां पड़ा जहाँ इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस के आने के चांस रहते हैं, किसी वजह से भी, क्योंकि जो
जो सीवेज था वो तो उसके बाद भी आ रहा था, लॉकडाउन के बाद भी। तो इम्पैक्ट ऑन एयर क्वालिटी वाज वेरी ट्रेमेंडस एज कंपेयर टू द वाटर क्वालिटी। थैंक यू। Thank you, sir, for the brief answer. तो आई गेस सबने इससे थोड़ा तो गेस्टिमेट किया ही होगा कि बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन वी वर एबल टू सी अ मेजर इम्पैक्ट ऑन आवर एनवायरनमेंट, एंड इतना तो सबको ही फील हुआ होगा कि द एयर which we used to feel before the lockdown and the air which we feel now, there is a huge difference. I And just want also, to add, Parul, there are detailed reports on this. We have published 4 reports on air quality and 1 report on water quality. They are available on our website, RPCB. Anybody can go and, thank you, sir. I also saw it on your LinkedIn profile that you uploaded the report. मुझे उसी से पता चला कि आप इस पे रिसर्च कर रहे थे, so that I thought it will be useful अगर आप अपना रिसर्च स्टडी शेयर कर सकते हैं. So it was really helpful कि आपने बताया the difference was near to 60 to 70%. So I hope everyone was able to relate to it and we will be more responsible to our environment after this कि lockdown की वजह से कितना ज़्यादा difference आया था. So I think as a responsible citizen, at least what we can do is use more public transport at least, so that we contribute less to the air pollution. Okay, so with this, I'll move to the next panel member, R.K. Bansal sir. So my next question to you is it possible to do mining without destroying the environment? Over to you, sir. Okay, thanks, Parul. Very interesting question. But मैं ये माइनिंग का प्रश्न का जवाब दूं उसके पहले मैं 2 मिनट लगाना चाहूँगा, क्योंकि चंद्रमोहन गुप्ता साहब ने भी और आकाश ने भी इसके बारे में चर्चा की कि हाइपर कंज्यूमरिज्म जो है वो एक समस्या है पर्यावरण के लिए। और सिंगल साहब ने जो बताया लॉकडाउन का इफेक्ट पर्यावरण पे, और जब लॉकडाउन धीरे धीरे लिफ्ट होने लगा तो पर्यावरण में वापस अशुद्धता बढ़ने लगी और पोल्यूशन बढ़ने लगा। तो सॉल्यूशन क्या है समस्या का? क्या सॉल्यूशन ये है कि सब कुछ बंद करके हम बैठ जाएं? तो उसका हमने एक इफेक्ट देखा, उसका एक प्रभाव देखा कि करोड़ों लोगों के जॉब्स चले गए, बिजनेसेस सारे ठप हो गए, और मुझे मालूम है कोका कोला की भी सेल ऑलमोस्ट नील हो गई होगी। इस तरीके रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, एयरलाइंस बंद हो गई। तो क्या यह सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन ना इस तरफ है ना उस तरफ है, सॉल्यूशन कहीं बीच में है। हमें कंजम्पशन भी करना पड़ेगा जिससे कि वो इकोनॉमी के भी पहिए चलते रहे, लेकिन उसको कंजम्पशन को इस तरीके से हमें बैलेंस करना पड़ेगा कि वो पर्यावरण के ऊपर प्रभाव कम करे। जीरो हम नहीं कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था गुप्ता साहब ने कि भाई आपको एयर कंडीशनर चलाना है लेकिन 25 डिग्री पे चलाइए, 27 डिग्री पे चलाइए। इस तरीके से मत चलाइए कि उससे कोयला भी ज्यादा खर्च हो और पर्यावरण पे के ऊपर भी प्रभाव पड़े और आपके खुद के स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव पड़े। तो ये मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाह रहा था कि हमें कहीं एक बैलेंस बनाना है। ये पर्यावरण जो है वो सिर्फ पर्यावरण की भी हम बात नहीं कर सकते, हम सिर्फ इकोनॉमी की भी बात नहीं कर सकते, कहीं हमें बीच में आना पड़ेगा। कमिंग टू माइनिंग, तो बड़ा इंटरेस्टिंग फील्ड है माइनिंग, और जिस तरीके से एक प्लास्टिक का पोल्यूशन बहुत बदनामी ले चुका है कि साहब प्लास्टिक लोगों के दिमाग में ऐसा है कि बहुत बुरी चीज है, और हमने ये देखा कि नहीं, प्लास्टिक एक बहुत आवश्यक चीज है, हमें उसको मैनेज ठीक से करना है। माइनिंग भी एक ऐसा सेक्टर है, एक ऐसा क्षेत्र है जो बहुत बदनाम है। अगर मैं आज एक सर्वे करने जाऊं पब्लिक में तो 99 आउट ऑफ 100 लोग ये कहेंगे कि माइनिंग लोग इलीगल लोग हैं, ये सब सारे चोर हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा प्लास्टिक के बिना हमारा कार्य नहीं चल सकता। आप अपने चारों तरफ देख लीजिए, आपके यहाँ चारों तरफ आपको मिनरल्स नजर आएंगे, या तो ऐसे प्रोडक्ट्स नजर आएंगे जो मिनरल्स से निकले हुए हैं। ठीक है, तो जैसे लोहा है, एल्यूमिनियम है, आपका स्टोन है, आपका चूना है, आपका पत्थर है, आप टूथपेस्ट करते हो वो भी मिनरल से बना हुआ है, आपकी कोल्ड क्रीम है वो भी मिनरल से बनी हुई है।
सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ग्लास आपका मिनरल से बनता है। तो फंडामेंटली मिनरल्स के बिना हमारी लाइफ नहीं चल सकती। अब प्रश्न ये उठता है कि माइनिंग से नुकसान क्या है। तो सबसे बड़ी बात यह, माइनिंग को अगर हम समझें इसके फंडामेंटल वे में, तो माइनिंग का मीनिंग ये है हमको जमीन से खोद के मिनरल निकालना है। तो जैसे ही आपने जमीन खोदी वैसे ही पर्यावरण के ऊपर प्रभाव चालू हो गया, क्योंकि गुप्ता साहब ने कहा भाई हमको लैंड किस लिए चाहिए, हमें उन 3-4-5 चीजों के लिए चाहिए, जिसमें एक मिनरल्स भी एक आवश्यक चीज है, ठीक है। लेकिन उसमें आप पेड़ भी तोड़ रहे हो, आप मिट्टी भी खराब कर रहे हो, और आपको मालूम है टॉप सॉइल जो बनती है, जो फर्टाइल सॉइल है, जिसके ऊपर हमारा एग्रीकल्चर होता है, हमारी कृषि होती है, हमारे जंगल उगते हैं, हमारे पेड़ पौधे लगते हैं, जिसके बेसिस पे हम लोग जिंदा है, जिसके बेसिस पे जानवर जिंदा है। उस जमीन को, उस पेड़ पौधे को, उस जंगल को, उसके डिपेंडेंट वाइल्ड लाइफ को, उसके ऊपर डिपेंडेंट सॉइल को, उनको सबको हम खराब कर रहे हैं जैसे हमने जमीन को खोदा। फिर माइनिंग की प्रक्रिया में हम लोग जो है डेप्थ में जाते हैं, तो डेप्थ में जाते हैं तो ग्राउंड वाटर उसमें ऑटोमेटिकली सीप होने लगता है, और वो आसपास के गांवों में, आसपास के खेतों में, आसपास के कुओं में वो पानी को कम कर देता है। और जब हम खुदाई करते हैं तो उसमें से वेस्ट भी निकलता है, हम वेस्ट को डंप करते हैं, वेस्ट की वजह से पर्यावरण नष्ट होता है। हम एक्सप्लोजिव्स यूज करके ब्लास्टिंग करते हैं, वो ब्लास्टिंग की वजह से धुआं निकलता है, डस्ट निकलती है, और वाइब्रेशन होते हैं, उस वाइब्रेशन की वजह से बड़ा नुकसान होता है। तो इस तरीके से कई सारी ऐसे उसके प्रभाव हैं जो माइनिंग को बदनाम करते हैं। तो ये आवश्यक है कि माइनिंग की जाए, लेकिन ये भी आवश्यक है कि माइनिंग को बड़ी जिम्मेदारी से किया जाए। और वो जिम्मेदारी किस तरीके से निभाना है कि सबसे पहले आप धूल कम उड़े या बिल्कुल ना उड़े, वाइब्रेशन कम हो, अगर आप एक्सप्लोजन कर भी रहे हैं, ब्लास्टिंग कर भी रहे हैं, तो वाइब्रेशन कम हो, आपकी जो मशीनरी है उसकी वजह से नॉइज ना हो, उसकी वजह से धुआं ना निकले। लेकिन जो सबसे ज्यादा आवश्यक चीज है वो ये है कि जो जमीन आपने खोदी उसको उतना ही खोदा जाए जितना कि आवश्यक है, उससे ज्यादा ना खोदा जाए। पेड़ों की कटाई जितनी कम हो उतना अच्छा है। ऐसे क्षेत्र में या ऐसे एरिया में या ऐसी जगह पे माइनिंग ना की जाए जहां पे बहुत रिच फॉरेस्ट है और जहां पर बहुत रिच वाइल्ड लाइफ है। और ये आजकल बड़ी डिबेट चल रही है, आपको मालूम होगा, जो नई माइंस का एलोकेशन कर रहे हैं या जो ऑक्शन करने वाली है सरकार, उनमें से कई कोल माइनिंग एरियाज खास तौर से वो ऐसे एरियाज में है जहां पर बहुत बहुत प्राइमरी फॉरेस्ट बोला जाता है, जहां पर साल फॉरेस्ट है, जहां पे साल के पेड़ उगते हैं, जहां पे एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं, जहां पे टाइगर एरियाज हैं। तो ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई किया जाए जो कि बहुत एक बायोडाइवर्सिटी वैल्यू जिसको बोला जाता है, वो बायोडाइवर्सिटी वैल्यू में बहुत हाई लेवल पे है। तो ऐसी एरियाज को छोड़ दिया जाना चाहिए, और जहां पर माइनिंग हम कर रहे हैं उस माइनिंग को इस तरीके से करें कि हमने एक एरिया को खोदा, फिर दूसरे एरिया में जाएं, उसके टाइम में पहले एरिया को पूरा भर के उसके ऊपर वापस पेड़ लगाए जाएं, वापस जंगल उगाया जाए, वापस वाइल्ड लाइफ का रिस्टोरेशन किया जाए, रिक्लेमेशन किया जाए। तो ये जो लैंड रिक्लेमेशन है और फॉरेस्ट रिक्लेमेशन है, उसकी प्रक्रिया बहुत बढ़िया तरीके से रखी जानी चाहिए, करी जानी चाहिए, जो हिंदुस्तान में अभी हम बहुत कमजोर वे में करते हैं, बहुत कमजोर तरीके से। तो ये विदेशों में अगर आप देखेंगे, जैसे स्विट्जरलैंड में हमने एक लाइमस्टोन की माइंस देखी, तो वो लाइमस्टोन की माइंस में जैसे मान लीजिए कि 1000 हेक्टेयर का अगर माइनिंग एरिया है, उन्होंने 100 हेक्टेयर में माइनिंग की। जब दूसरे 100 हेक्टेयर में माइनिंग की उनको परमिशन दी गई, पिछले 100 हेक्टेयर में जिसमें उन्होंने माइन की थी, वो उसमें उन्होंने इतना सुंदर पेड़ लगाए और इतनी सुंदर जंगल उगाया कि उसका पास वाले जंगल से देखें, कंपेयर करें तो कोई फर्क नजर नहीं आता है। तो ये उनको अगली माइनिंग की परमिशन ही तब मिलती है जब पिछले वाले का रिक्लेमेशन उन्होंने संतोषजनक तरीके से किया हो। तो ऐसे में क्या होता है कि जो हमारा जो परसेप्शन है कि ये बहुत गलत तरीके से माइनिंग हो रही है और इसीलिए बदनाम है माइनिंग, वो परसेप्शन चेंज होने में मदद मिलेगी। देन एक और इसमें माइनिंग में एक समस्या है कि ये काफी ट्राइबल एरियाज में होती है, आदिवासी इलाकों में। और आदिवासी लोग, जैसे आकाश ने एक हिंट दिया कि वो जंगल के बारे में बात करते हैं, जो जमीन से जुड़े हुए लोग हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो आदिवासी लोगों को नौकरी की और पैसे की परवाह नहीं है,
उनको अपना, उनका नारा होता है जल, जंगल और जमीन। उनके लिए जल, उनके लिए जंगल और उनके लिए जमीन सबसे ज्यादा प्यारी है। उनको पैसा ना दीजिए, उनको आप पढ़ाई ना करने दीजिए, उनको कोई डेवलपमेंट विकास के नाम पे उनको नहीं चाहिए, लेकिन उनको ये तीन चीजें बहुत प्यारी हैं। जब तक आप उनको ये चीजों से आप उनको अलग करना चाह रहे हो, वो कभी भी अलाउ नहीं करते। तो हमें उनको संतुष्ट करना पड़ेगा कि जो हम माइनिंग करेंगे उसमें इन चीजों का या तो हम बर्बादी नहीं करेंगे, या तो बर्बादी करेंगे तो उसको तरीके से करेंगे और उनके सेंटिमेंट्स का, उनकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए करेंगे। तो ये एक ओवरऑल एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड, सोशो इकोनॉमिक इश्यूज, ट्राइबल इश्यूज, ये सबको मिला जुला के सामंजस्य बिठाते हुए हमें माइनिंग करनी पड़ेगी। उसके बिना हम माइनिंग नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज ये बदनाम की बदनाम नहीं। थैंक यू। थैंक यू सर फॉर द आंसर। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि लाइक आपने तो काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए कि ये सारे वी शुड हैव अ गुड प्रिकॉशन फॉर ऑल दीज थिंग्स, बट लाइक इज देयर अ गवर्नेंस और प्रॉपर स्ट्रैटेजी इनटू पिक्चर फॉर दिस? Yes, on paper there are many things. So माइनिंग का कानून है, उसके अंदर ये सब चीजें हैं। फिर एक फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है जिसके तहत फॉरेस्ट को अगर माइनिंग के लिए यूज करना है, फॉरेस्ट लैंड को, तो उसको हमें एक प्लान बना के देना पड़ता है, हम कैसे फॉरेस्ट को बचाएंगे या कैसे फॉरेस्ट को कंपनसेट करेंगे। फिर एक एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है जिसके तहत एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना पड़ता है, उसमें एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करना पड़ता है, ये बताने के लिए कि ये मैंने असेसमेंट किया, मेरे माइनिंग करने से ये नुकसान होंगे और उनके लिए मैं ये स्टेप्स लूंगा जिससे कि उनका खमियाजा कम किया जा सके। फिर एक भारत सरकार ने एक फ्रेमवर्क बनाया हुआ जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क फॉर माइनिंग सेक्टर। तो उसमें भी कई सारी इस तरीके के बिंदु डाले गए हैं कि आपको कैसे पर्यावरण की रक्षा करनी है। फिर हर स्टेट के अपने पॉलिसीज हैं। कई माइनिंग कंपनीज ने, जैसे कोका कोला में गुप्ता साहब ने बताया, वैसे माइनिंग कंपनीज जो बड़ी बड़ी हैं उन्होंने भी बहुत कुछ अपने अपने खुद के फ्रेमवर्क बनाए हुए। लेकिन उसके बावजूद क्या होता है कि जब आप ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं तो कई जगह पर उसमें कमी आ जाती है। तो ये आवश्यक है कि उसका बहुत स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। कागज पर पॉलिसीज की और रेगुलेशंस की कोई कमी नहीं। इम्प्लीमेंटेशन इज अ वेरी बिग इशू। Correct, sir. Correct, sir. Thank you for your thoughts on this. I'll move towards Chandramohan sir. So आपसे मेरा next question है, as most of the manufacturing industries and FMCGs today, be it beverages or any product, are indoor. So what are their major source of energy into this, and is it a sustainable plan for future? I think if I can rephrase your question, आप ये पूछ रहे हैं कि जो कंपनीज प्रोडक्ट्स मार्केट में सप्लाई करते हैं उनके जो ऑपरेशंस हैं वो सस्टेनेबल हैं या इट इज एक एक टनल है जिसमें घुस गए हैं पर उसकी एक डेड एंड पे जाके रुक जाएगा। तो बिजनेस जो है, जो स्ट्रेटेजिस्ट होते हैं बड़ी कंपनीज में और छोटे कंपनीज में भी, जो फाउंडर्स होते हैं, ओनर्स होते हैं, वो इस विषय पे बहुत गंभीरता से सोचते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है उनका, वो कहते हैं कि जिस तरह से दुनिया चल रही है चलने दो, बट ऐसा नहीं है। कई सारे लोग होते हैं, बड़े छोटे, स्मॉल बिजनेसमैन, बिग बिजनेस हाउसेस, जो इसके बारे में काफी वरिड हैं और वो अपना रोल प्ले करते हैं। तो अब वो रोल कैसे प्ले करते हैं? अगर आप कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, उसका जो इंट्रिंसिक मटेरियल है, फीड स्टॉक जिसको कहते हैं, अगर आप आपके प्रोडक्ट में प्लास्टिक है, आपके प्रोडक्ट में मेटल है, आपके प्रोडक्ट में पेपर है,
आपके प्रोडक्ट में जो इंग्रेडिएंट, जो प्रोडक्ट आप डिलीवर कर रहे हो, चाहे वो खाने की चीज हो, पीने की चीज हो, होम होम कंज्यूमेबल्स हो, डिटर्जेंट हो, यू नो कई सारी प्रोडक्ट्स हम कंज्यूम करते हैं। तो वो प्रोडक्ट इन टोटलिटी जिस सोर्स से आ रहा है वो सस्टेनेबल है कि नहीं। जैसे आकाश ने बताया डेयरी है, इंडिया गवर्नमेंट ने तो ऑपरेशन फ्लड कर दिया था। अब वो चीज सस्टेनेबल है या नहीं है, क्यों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो कैटल है, उन्होंने ये बात बोली कि 50% ऑफ द वाटर जो एग्रीकल्चर में जाता है, जिसका आउटपुट ह्यूमन कंजम्पशन के लिए नहीं होता, वो एनिमल कंजम्पशन के लिए होता है। चाहे वो पोल्ट्री हो, चाहे वो डेयरी हो, चाहे वो मीट के लिए हो। तो ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस अगर कहीं पे टूट रहा है, जो रिस्पॉन्सिबल बिजनेसेस हैं वो उसको गौर से देखते हैं और कहते हैं कि ये जो हम कंज्यूम कर रहे हैं ये सस्टेनेबल है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कोका कोला, आई कैन टॉक अबाउट कोका कोला एज अ कंपनी। हम लोगों ने 2 साल पहले ग्लोबली ये अनाउंस कर दिया था कि प्लास्टिक जो एक बहुत बड़ा विषय बनता जा रहा है, हम लोगों ने 3 ऑब्जेक्टिव्स पब्लिकली अनाउंस कर दिया। और वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। अगर हम वो कमिटमेंट फुलफिल नहीं करते हैं तो हमारे शेयर होल्डर्स हमें रिस्पॉन्सिबल होल्ड करेंगे और उसका वैल्यूएशन पे, हमारे शेयर प्राइस पे इम्पैक्ट आएगा। तो सबसे पहले हमने जो अनाउंसमेंट किया था वो ये किया था कि हमारी सारी जो पैकेजिंग है, चाहे वो मेटल हो, पेपर हो, ग्लास हो और या प्लास्टिक हो, ए टू जेड जो भी मटेरियल हम यूज करते हैं वो रिसाइक्लेबल होना चाहिए। अगर वो मटेरियल रिसाइक्लेबल नहीं है तो वो मटेरियल हम यूज नहीं करेंगे। तो ये हमको टारगेट 2025 तक हमारे पूरे ग्लोबल सिस्टम में ये चेंज होना है। वी आर ऑलरेडी हम ऑलरेडी करीब 98% अचीव कर चुके हैं, 2% रह गया है। दूसरा अनाउंसमेंट हमने ये किया था कि कोई भी कंटेनर जो हम मार्केट में उतारते हैं उसका इक्विवेलेंट हम वापस कलेक्ट करेंगे थ्रू डायरेक्टली फंडेड प्रोजेक्ट्स या पार्टनरशिप्स। तो आज के तारीख में ग्लोबली हम करीब 1 बिलियन ड्रिंक्स डेली उतारते हैं मार्केट में, 1 बिलियन ड्रिंक्स, सो विच इज अ ह्यूज क्वांटिटी। अब जो पैकेजिंग गया मार्केट में वो 1 बिलियन, चाहे वो मेटल कैन हो, ग्लास बॉटल हो। ग्लास बॉटल तो हम वैसे भी उठाते हैं, पर कई कंट्रीज में नॉन रिटर्नेबल ग्लास भी होता है जो एक तरफ का ही ट्रैफिक, जो हम वापस नहीं लेके आते हैं। प्लास्टिक हो गया, पेपर कार्टन हो गए, टेट्रा पैक हो गया, मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग हो गए। तो ये कमिटमेंट है कंपनी का कि हम अगले 10 साल में, और उसकी शुरुआत शुरू हो गई है, हमारे सीईओज के टारगेट लिस्ट में होता है। बिजनेस रिव्यू के बाद सस्टेनेबिलिटी रिव्यू होना शुरू हो गया है कि भाई आपने जो टारगेट सेट किया है रिसाइक्लेबल मटेरियल यूज करने का, आप कहाँ पे पहुंचे हो। आपने जो 2030 तक जो टारगेट दे रखा है कंपनी ने कि हम हर कंटेनर जो मार्केट में जाता है उसको हम वापस लाएंगे और उसको रिसाइकलिंग चेन में डालेंगे। तो वो उस जर्नी में आप कहाँ पे हो। और जो तीसरा कमिटमेंट था वो कमिटमेंट ये था कि अगले 10 साल में जो भी मटेरियल हम यूज करते हैं 50% एंड मोर शुड 50% से ज्यादा रिसाइकल मटेरियल होना चाहिए। आपको मैं बताना चाहता हूं, कुछ कंट्रीज ऐसे हैं हमारे, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, यूएस हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गए, जहां पे जो रिसाइकल्ड कंटेंट है, जैसे स्वीडन है, रिसाइकल्ड कंटेंट इज ऑलमोस्ट 77% इन पीईटी।
तो जितने हम बॉटल्स बनाते हैं वो ही हम कलेक्ट करके रिसाइकल करके उसको वापस लाते हैं इन बॉटल शेप, विच इज कॉल्ड, जिसको हम कहते हैं बॉटल टू बॉटल सर्कुलर इकोनॉमी। अब उसके कॉस्ट इंप्लीकेशंस हैं। जो हमको बॉटल टू बॉटल मटेरियल मिलता है वो करीब 15 से 20% महंगा होता है, पर हमारी कंपनी ने वो डिसाइड किया है कि हम, महंगा भी है हम करेंगे। तो ऐसे कुछ गोल्स सेट किए हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यूएन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके करीब आते हैं। और इसका जो कंज्यूमर रिस्पॉन्स है, कंज्यूमर हमको देखता है कि ये रिस्पॉन्सिबल कंपनी है, इसके प्रोडक्ट्स रिस्पॉन्सिबल हैं और उसका हमको फायदा मिलता है। अब मैंने तो अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, पर मैंने जो नेगेटिव बातें बताई हैं वो नहीं बताई हैं। एनफोर्समेंट जो है वो इतना स्ट्रांग होता जा रहा है यूरोप में कि जर्मनी में फॉर एग्जांपल आपने, अगर उनका टारगेट ये है कि आपको 95% आपने जो पैकेजिंग मार्केट में डाला है वो कलेक्ट करना है और आप 95% से चूक गए, तो अगर आप 1% चुके हो तो आप पे जो पेनल्टी लगती है वो करीब, मैंने हमारी कंपनी के साइज के हिसाब से वो करीब 10-15 करोड़ का पेनल्टी लगती है। अगर आप 2% से चूक गए हो तो वो सीधे सीधे 5 गुना या 6 गुना हो जाती है। माने आपको जो पेनल्टी लगेगी कंट्री लाइक जर्मनी में 100 करोड़ की पेनल्टी लगेगी बिजनेस को। और अगर आपने 93-92% अचीव किया है तो वो आपको नोटिस सर्व करते हैं कि भाई आप अगर ये करेक्ट नहीं करोगे जो टारगेट आपको दे रखा है तो आपका हम कंसेंट टू ऑपरेट जो लाइसेंस दे रखा है वो हम विड्रॉ कर देंगे। और ये लोग जो इस जगह पहुंचे हैं ये एक दिन में नहीं पहुंचे हैं, इनको 15-20 साल लगे हैं। सो 19 ये करीब 1999 की बात है कि यूरोपियन गवर्नमेंट्स ने, स्वीडन ने, सॉरी जर्मनी ने बहुत प्यार से समझाया है कि भाई आप लोग अपना पार्ट प्ले कीजिए इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री अब कॉस्ट ऐड नहीं करना चाहती, कोई भी इंडस्ट्री है वो जितना उसको खींचती है कि भाई रिस्पॉन्सिबली हम करेंगे, पर कॉस्ट को अटैच करना चाहते हैं वो नहीं नहीं अलाउ करते हैं वेरी इजीली। कलेक्शन इज अ वेरी एक्सपेंसिव बिजनेस बाय द वे, बंसल साहब हैं इसमें, ही वुड टेल यू दैट कलेक्ट करके लाना कोई मटेरियल को बाहर से इतना इजी नहीं है। हम ग्लास बॉटल हर ग्लास बॉटल जो मार्केट में जाती है वो वापस आती है। आप जो 10 रुपया देते हो 200 ml बॉटल के लिए, उसमें से करीब 90 पैसा बॉटल को प्लांट से मार्केट में ले जाना और प्लांट से उसको वापस लाना, तो जो रिटर्न जर्नी है उसकी वो करीब 45 पैसे होती है। वो 4-5% आपके रेवेन्यू के लिए है। अब अगर हिंदुस्तान कोका कोला कंपनी है और उसका टर्नओवर 20,000 करोड़ है, और अगर हमारा सारे प्रोडक्ट ग्लास बॉटल्स होते और 5% 20,000 करोड़ का अगर आप निकालते हो तो वो 1,000 करोड़ बनता है। वो एक बहुत मोटा कॉस्ट है। और ग्लास बॉटल तो आपके चेन में रहती है, दुकानदार के पास रहती है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास रहती है। प्लास्टिक तो ऐसी चीज है कोई पी के फेंक देता है, उसको लिटरिंग कर देता है, हाईवे पे चल रहा है फेंक देता है। तो अब वो बॉटल को वापस लाना, आप इमेजिन कर सकते हो कि उसका कॉस्ट इंप्लीकेशन कितना है। तो ये चीज जो डेवलप कंट्रीज में देख रहे थे कि बिजनेसेस उसको अटैच नहीं कर रहे थे, तो 1999 में जस्ट बिफोर क्रिसमस से पहले गवर्नमेंट ने कहा कि बहुत हो गया, अब 1 जनवरी को अगर आपके बॉटल आपने टारगेट मीट नहीं किया जो हम कह रहे हैं, तो हम एक सिंपल सा एक्शन लेंगे आपके अगेंस्ट में। आपका सीईओ विल बी अरेस्टेड अंडर अ नॉन बेलेबल वारंट। आप समझ सकते हो कि अगर इंडिया में 50,000 कंपनीज के सीईओज हैं जो पैकेजिंग यूज करते हैं, प्लास्टिक यूज करते हैं, और ऐसा कानून आ जाता है, वो डेडलाइन आ जाता है कि अगर
आप ये टारगेट एनवायरनमेंट रिलेटेड, वाटर रिलेटेड, पैकेजिंग रिलेटेड जो गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिया है, वो आप उसका पालन नहीं करते, तो हम आपके अगेंस्ट में बिजनेस नहीं रोकेंगे। हम आपका जो सीईओ है वो नॉन बेलेबल वारंट में अंदर जाएगा। तो ऐसा भी स्टेज आया यूरोप में जहां पे उन्होंने पहले बिजनेस को बहुत फुसलाया, बहलाया, इंसेंटिव दिया, टैक्स इंसेंटिव्स दिए, कैपिटल इंसेंटिव दिए, पर बिजनेस हिला नहीं, क्योंकि बिजनेस ने कहा कि अगर ये कॉस्ट अटैच हो गया मेरे वैल्यू चेन से, तो ये तो परपेचुअल है, ये तो लाइफ टाइम के लिए कॉस्ट अटैच हो गया मेरे से। तो यही चीज इंडिया में भी हमको देखने में मिल रहा है कि बिजनेस बिजनेसेस आर पुशिंग बैक। आप पीईटी जैसा एक मटेरियल देख लीजिए, ये मैं बार बार बंसल जी के पास को जा रहा हूँ, वंडर मटेरियल है, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, पर ये जो चेन बनी हुई है, इनफॉर्मल चेन है, ये मिड पॉइंट कहीं से एक क्लीन चेन है, जो होलसेलर है या एग्रीगेटर है बड़ा हो, उस लेवल से रिसाइकलर तक वो क्लीन चेन है, इनवॉइस बनता है, टैक्स पे होता है, सारी चीज ढंग से होती है। पर जो उसके नीचे का चेन है, जो रैक पिकर है, जो सड़क पे जो दुकान लेके बैठा हुआ है, इट इज अ फुल माफिया। उसमें ह्यूमन स्लेवरी से लेके, इलीगल इमिग्रेंट से लेके, चाइल्ड लेबर से लेके, ऑल काइंड्स ऑफ इश्यूज आर देयर। अब कोको कोला पे अगर ये डंडा आता है, वो कहते हैं कि नहीं आपको ये करना है, तो हम तो एक हिस्से से काम नहीं कर पाएंगे ना, हमको तो पूरे नीचे तक जाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे अगर वो रीयूज मटेरियल हमारे बॉटल में आता है, और कल अगर सोसाइटी एक्यूज करती है कि ये तो जो मटेरियल यूज करते हैं अपने बॉटल में, ये तो चाइल्ड लेबर यूज करते हैं, ये तो इलीगल इमिग्रेंट्स यूज करते हैं, ये फेयर वेज जो मिनिमम वेजेस हैं वो उसका पालन नहीं करते हैं, तो ये कितना बड़ा रेपुटेशनल इशू हो जाता है ब्रांड्स के लिए। तो ये जो कॉस्ट है, अगर ये जो चेन को कॉस्ट को ठीक करना है, वो 1 रुपया 2 रुपया से कुछ नहीं होने वाला, नीडल हिलेगी भी नहीं, इट विल रिक्वायर सब्सटेंशियल कॉस्ट। और ये हमारा एक्सपीरियंस है, बिकॉज कोको कोला पूरी दुनिया में हर कंट्री में ऑपरेट करता है एक्सेप्ट नॉर्थ कोरिया। हमारा जो एक्सपीरियंस कहता है कि अगर ये इसको हम ढंग से करेंगे, कलेक्शन, सेग्रीगेशन, जो लोग इसमें काम करते हैं उनका फेयर ट्रीटमेंट हो, उनको प्रॉपर वेजेस मिले, उनका सेफ्टी एलिमेंट देखा जाए, उनके हेल्थ कंडीशंस देखे जाएं, तो वो कॉस्ट सब्सटेंशियल है। और जब मैं सब्सटेंशियल बोलता हूं, मैंने पीटी जैसे मटेरियल के लिए वो 5-6 रुपया भी हो सकता है। अब कोको कोला जैसी कंपनी अगर हम 6 रुपया अटैच करते हैं हमारे बैलेंस, हमारे पीएनएल स्टेटमेंट में, तो वो 100-150 करोड़ हो जाता है। अब कौन सीईओ उस पर साइन करेगा? तो सीईओ बोलेगा कि भैया पता करो कि इसको हम कितने टाइम तक हम डेफर कर सकते हैं। कुछ कंपनीज जो हैं, अब ऊपर से भी प्रेशर आ रहा है, ग्लोबल से भी प्रेशर आ रहा है कि नहीं, कंपनी को अगर सस्टेन करना है, 130 साल हम फाउंडिंग, 130 साल अगर हम सरवाइव किए हैं, बिजनेस कर रहे हैं और फ्लरिश कर रहे हैं, और हमको अगले 130 साल फ्लरिश करना है, तो वी हैव टू डू द राइट थिंग्स, कोई नो शॉर्टकट्स। सो कई सारी कंपनीज ये चीज रियलाइज कर रही हैं। अब जैसे हिंदुस्तान लीवर ले लो आप, हिंदुस्तान लीवर 50,000 करोड़ की कंपनी है, और अगर उनको पैकेजिंग रिकवर करनी, उनकी पैकेजिंग फ्लेक्सिबल पैकेजिंग है, वो आप 25 रुपए भी खर्च करोगे पर किलो, मिलेगी नहीं आपको, तो कितना खर्च करना पड़ेगा? बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। अब वो बहुत पैसा अगर खर्च करोगे तो वो पता पड़ा वो बिल आपको आएगा 300 करोड़। हिंदुस्तान लीवर जैसी कंपनी को भी 300 करोड़ पिंच करेगा। पर जिस दिन उसके कंज्यूमर्स बोलेंगे, जिस दिन वो जुडिशरी बोलेगी, जिस दिन गवर्नमेंट बोलेगी, एंड वी आर फॉर्चुनेट, जो हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप है आज के तारीख में, उन्होंने विजन साफ कर दिया है, बहुत साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है बाय 2022 आई वांट टू बी सीन एज अ कंट्री जहां पे सिंगल यूज प्लास्टिक दिखना नहीं चाहिए, मल्टीपल यूज प्लास्टिक ही होना चाहिए, सिंगल यूज प्लास्टिक में बैन। अब उन्होंने स्टेटमेंट तो बोल दिया, अब उसको कैसे अचीव करना,
वी डोंट नो, ना गवर्नमेंट का के पास आंसर है, पर पॉलिटिकल लीडरशिप ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई ये डायरेक्शन है, ये हमको अचीव करना है। अब वो, क्योंकि वो मोदी हैं, वो बहुत पावरफुल पर्सनालिटी हैं, उन्होंने ग्लोबल फोरम में, यूएन प्लेटफॉर्म में जाके ये बोला है कि इंडिया, कोई अगर नहीं कर पाएगा, इंडिया दिखाएगा रास्ता, ये कैसे होगा। तो all of us have to follow, because he's our leader, irrespective of whether you're a citizen or you're a business house. भाई पॉलिटिकल लीडर ने, नेशनल लीडर ने एक चीज बोली है, सबको करना पड़ेगा, नहीं तो आप यू विल बिकम एन आउटकास्ट इन द सिस्टम। तो ये रियलिटी है आज की तारीख में। तो बिजनेस के लिए रेवेन्यू और प्रॉफिट के बाद जो सेकंड प्रायोरिटी बनती जा रही है वो है एनवायरनमेंट एंड उसकी सस्टेनेबिलिटी। और राइटली सो, मैं एक बहुत मोटी बात बोलना चाहता हूं इसमें, कोई भी इकोनॉमी ले लो आप, वेस्टेज जो होता है, चाहे वो खाने का वेस्टेज हो, चाहे वो खेतों पे हो, प्रोसेसिंग लेवल पे हो, कंस्ट्रक्शन वेस्ट हो, ऑटोमोबाइल वेस्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हो, पैकेजिंग वेस्ट हो, सारा जो वेस्ट होता है किसी भी इकोनॉमी में, वो 20% से कम नहीं होता है। 20%। मोदी साहब ने ये बोला है कि इंडियन इकोनॉमी 5 ट्रिलियन होने वाली है, 5 ट्रिलियन डॉलर्स बनने वाली है। और अगर हमने इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया तो ये 5 ट्रिलियन का जो 20% है वो होता है 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन कितना होता है? 1 ट्रिलियन इज इक्विवेलेंट टू 3 पाकिस्तान और 4 पाकिस्तान इकोनॉमी। पाकिस्तान की पॉपुलेशन कितनी है? 22 करोड़ है। तो 22 करोड़ की जो वेस्ट इकोनॉमी है कैन सपोर्ट 3 times of that population because it is equivalent to 1 trillion. Now what does it require? It requires a different mindset. हम किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाते हैं, किसी भी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं, इट इज अ डिसरप्टिव मैनेजमेंट विच इज रिक्वायर्ड। ये ट्रेडिशनल उसमें से सॉल्व नहीं होने वाला है। आपका जो कंट्री का सबसे क्रीम टैलेंट है, जो बेस्ट टैलेंट है, वो जब तक इस इकोनॉमी को नहीं देखेगा, जब तक उस इकोनॉमी में घुसेगा नहीं। सब लोग रेस कर रहे हैं, जो 99% या 98% जो हमारे इंजीनियर्स, ग्रेजुएट्स, दे आर ऑल गोइंग टूवर्ड्स, वो भाग रहे हैं जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी है, जो 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। और जो गिने चुने जो लोग रह जाते हैं पीछे, जिनको जो कहते हैं हमको हमारे जॉब्स, एस्पिरेशनल जॉब्स नहीं मिले, वो जा रहे हैं उस इकोनॉमी में। उससे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि द बेस्ट टैलेंट को जाना है वहां पे, तब जाके सॉल्व होगा, क्योंकि वो अनट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स है। तो जो एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं इस फील्ड में, उनको गवर्नमेंट को, सोसाइटी को एनकरेज करना चाहिए, बिजनेसेस को सपोर्ट करना चाहिए। एंड इट इज नॉट एन इजी जॉब, इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। बट बिजनेसेस, जो बिजनेस हाउसेस हैं, दे आर वेकिंग अप टू इट। वो, उनको जागरूकता हो रही है कि ये अगर हमने इसको फिक्स नहीं किया तो हमारे बिजनेसेस पे इम्पैक्ट आएगा। और ऐसा इम्पैक्ट आएगा, मैं आपको एक उदाहरण के लिए बताता हूं। अंडमान निकोबार ने पिछले साल अक्टूबर में एक डिसीजन ले लिया कि हम पीईटी बॉटल जो है 2 लीटर के नीचे के जो साइजेस हैं, कल से बैन। तो 30 अक्टूबर से लेके आज तक, आज 31 जुलाई है, करीब 9 महीने हो गए हैं। 9 महीने से बेवरेज इंडस्ट्री ने 2 लीटर के नीचे के साइज सेल नहीं करे हैं। देयर इज 0 सेल। तो कैन यू इमेजिन कि ऐसा भी डिसरप्शन आएगा? और पॉलिटिकल लीडरशिप से जो विजन सेट किया है उन्होंने कि अगर आप इसको फिक्स नहीं करोगे, हम आपको डिसरप्ट करेंगे।
बिजनेसेस को डिसरप्ट करेंगे, चाहे वो पानी हो, पैकेजिंग हो, फ्यूल हो, एनर्जी हो, और businesses will have no other choice but to act. So this is the reality that we are facing today. थैंक यू सर फॉर दिस ब्रीफ आंसर। मुझे इसमें कुछ ऐड करना है। जैसे आपने बताया कि फॉर रशिया और सम डच कंट्री there are really strict laws that they'll not do Absolutely. anything to the production of plant, they'll directly arrest the senior management. But is there anything into India's governance for this? तो इंडिया में जो एनफोर्समेंट है इज वीक, Yes. ओके, एनफोर्समेंट वीक है, एंड जो सोशल जागरूकता है, जो यंग जनरेशन है, उसमें ये बहुत उभर के आ रहा है, विच इज नाइस। तो एक ऐसा भी टाइम आएगा जब सोशल प्रेशर्स होंगे, पॉलिटिकल प्रेशर होगा, जुडिशरी प्रेशर होगा। आज के तारीख में जजेस आर कॉलिंग फॉर केसेस। वो कहते हैं कि जिस ऑफिसर को ये एरिया दिया गया था, मुझे ये बताइए कि ये ऑफिसर को बिहाइंड बार्स क्यों नहीं भेजा जाए, क्योंकि इसने जो इंडस्ट्रियल स्टेट था, इसके जुरिस्डिक्शन में जो था, इसने लैंड पोल्यूशन अलाउ किया है, वाटर पोल्यूशन अलाउ किया है, इसने परमिशंस कैसे दिए, इंडस्ट्री इसके सुपरविजन में कैसे काम कर रही थी। सो व्हाई शुड वी नॉट अरेस्ट हिम एंड सेंड हिम टू जेल? सो ऐसे डिसीजंस हो रहे हैं पास जुडिशरी में, बट गिने चुने हो रहे हैं। ये रफ्तार पकड़ेगा, और जो बिजनेसेस इसको कैच नहीं करेंगे वो सफर करेंगे, स्पेशली द बिगर बिजनेसेस। छोटे मोटे बिजनेसेस क्या करते हैं, वो एडजस्ट कर जाते हैं बहुत जल्दी। जो बड़े बिजनेस कर रहे हैं वो तुरंत एडजस्ट कर जाते हैं। जो बड़े बिजनेसेस इसमें नहीं मूव करेंगे पॉजिटिवली, पॉजिटिव डायरेक्शन में, दे आर फेसिंग सीरियस थ्रेट। महाराष्ट्र ने पिछले 2018 में शिवसेना के जो मिनिस्टर थे, एनवायरमेंट मिनिस्टर ने 6 दिन के लिए 860 फैक्ट्रीज को बंद किया। He said, I don't care. I am shutting down 860 beverage plants. बेवरेज में पेप्सी, पार्ले ये सब हैं, पर जो मेजॉरिटी थे वो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर के जो मैन्युफैक्चरर्स थे, छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर्स बहुत हैं महाराष्ट्र में। 860 प्लांट्स वर शट। फिर प्रेशर में आ गई गवर्नमेंट कि भाई हमने तो शट तो कर दिया, पर इसका अनएम्प्लॉयमेंट, उनके टैक्स रेवेन्यू कम हो गया, क्योंकि ये जो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक है, इट इज टैक्स्ड एट 40%, वाटर जो है इट इज टैक्स्ड एट 18%, जूसेस आर टैक्स्ड एट 12%। तो सरकार के पास जो टैक्सेस आते हैं, जिससे वेलफेयर स्कीम चलते हैं, सैलरीज पे आउट होती हैं, वो रुक गया और उन पे प्रेशर बनने लगा। तो फाइनली एक रास्ता निकालना पड़ा उनको, एक फेस सेविंग ऑप्शन देना पड़ा इंडस्ट्री को कि भाई हम ये चीज करेंगे और आप पब्लिकली अनाउंस करोगे, ताकि आपका भी लॉस ऑफ फेस ना हो और हमारा भी लॉस ऑफ फेस ना हो। सो ऐसे चीज आती हैं, एंड दैट इज माय जॉब इन कोका कोला इज टू नेविगेट थ्रू through all this pressure points and keep the business running. Thank you, sir, for giving us a brief about your role and the industry. So I'll move to Akash, sir. For you, my question is, it is coming from audience for you that why isn't there a law regarding the immersion of idols in river? As sabhi ko pata hai, in the coming month we will be having the festival, and there will be a lot of pollution created due to that. Right. So what are your views on that, and like, is there a law to that? Oh, so earlier this year, the Environment Ministry had proposed that all POP idols will be banned altogether, जिसपे इस साल वापस स्टे ला दिया त्योहार से पहले, क्योंकि जो छोटे वर्ग के लोग हैं जो इस पे काम करते हैं, जो स्कल्पचर्स हैं,
उनने काफ़ी तादाद में बना रखा था वो चीज़। तो उसका हवाला देके बोल सकता हूँ मैं ये चीज़ कि उन लोगों ने गवर्नमेंट के पास कोई प्रेशर नहीं था, बल्कि ये बहुत अच्छा स्टेप लिया था, बट उनका हवाला देके एक बार इसको रोक दिया गया ये बैन को इस साल, और नेक्स्ट ईयर से इन्फोर्स होपफुली दे विल इन्फोर्स इट विद मोर पावर। जो सूरत कोस्टल एरियाज है पर्टिकुलर, जैसे हमारा कलकत्ता रीजन हो गया, बॉम्बे रीजन हो गया, जहाँ पे ये सब फेस्टिवल्स में आइडल इमर्शन बहुत ज़्यादा तादाद में होता है, तो वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है। जैसे मैं सूरत की अगर बात करूँ तो सूरत में आर्टिफिशियल पॉन्ड्स और ये सब का सिस्टम चालू हुआ था पीओपी के लिए, बट वो डजंट मेक सेंस। आप पीओपी का जो पानी है वो भी अल्टीमेटली आप ड्रेन आउट करोगे ही करोगे, तो ये कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन था नहीं। तो हम लोगों ने और काफ़ी लोगों ने अपने दम पे, जैसे कोई भी रिलीजन फेस्टिवल होता था तो हम लोग रिवर फ्रंट्स पे जाके ह्यूमन बैरिकेडिंग करते हैं। जैसे बीच लास्ट ईयर बिहार का एक फेस्टिवल, बिहारी एक फेस्टिवल मनाते हैं जिसको वो नाम स्लिप हो गया मेरे दिमाग से, छठ पूजा। छठ पूजा में यहाँ पे काफ़ी सारी बिहारी लेबर है, तो सारे बिहार के लेबर आप इस तरफ आ जाती है रिवर फ्रंट के टाइप, और वो लोग डुबकी भी लगाते हैं और ऑफरिंग्स भी डालते हैं। तो हम लोगों ने उनको बोला आप डालो, आपकी आस्था है आप बिल्कुल डालो, बट आप प्लास्टिक नहीं डालोगे, आप आइडल्स नहीं डालोगे, आप जो फ्लावर है वो नहीं डालोगे। फ्लावर्स हम लोगों ने कलेक्शन पॉइंट अलग रखा, वो फ्लावर्स अल्टीमेटली उसको हम लोग रीपर्पस करते हैं, उसको अपसाइकल करते हैं, उससे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनते हैं, खाद भी बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनती है। तो एक्चुअली जब चीज़ें आस्था से जुड़ जाती है तो लोगों को कोई प्रैक्टिकल अप्रोच बताना पड़ता है। जैसे हमने बोला कि दूध क्यों वेस्ट कर रहे हो इतना, जैसे मैंने आपको कैटल के बारे में बताया कि कैटल पोल्यूशन कितना बड़ा टॉपिक है जो बिल्कुल भी एड्रेस नहीं है, और दूध लिटरली हम लोग वेस्ट किए जा रहे हैं, जिसका मीथेन फुटप्रिंट, जिसका वाटर फुटप्रिंट, जिसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत हाई है। तो क्योंकि जो गाय के लिए हम लोग खाना उगा रहे हैं वो सब अल्टीमेटली कोई फॉरेस्ट काट के उसको एग्रीकल्चर लैंड हम लोग उगाते हैं। जैसे सर ने बताया था कि हर चीज़ का एक काउंटर इफेक्ट होता है, तो ये सारी चीज़ें ग्राउंड रियलिटी में लोगों को बतानी पड़ती है। फिर हम लोगों ने लास्ट ईयर जब डुमस बीच पे क्लीनिंग की थी तो लोगों को दिखाया कितने सारे आइडल्स यहाँ पे आके पड़े हुए हैं, उनके मलबे पड़े हुए हैं, लोगों को वीडियो में दिखाया, लोगों को बुरा लगा, लेकिन वो ग्राउंड रियलिटी दिखानी थी हम लोग को। तो बहुत सारे लोग अभी अवेयरनेस आ रही है। अभी इस साल लोगों ने, मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरी आती है कि आप इको फ्रेंडली गणेशा कहाँ मिलेगा, तो ये सब अभी लोगों में अप्रोच आ रही है। ये ग्राउंड सबसे बड़ा हाथ जो होना चाहिए वो मेन स्ट्रीम मीडिया का होना चाहिए, क्योंकि मेरी रीच, जो प्रोजेक्ट सूरत की रीच है वो सूरत की जनता तक है। हम लोग की रीच आज तक 1.25 लाख लोगों तक पहुंची है हमारी बात अलग अलग माध्यम से, बट जो मेन चीज़ है वो मेन स्ट्रीम मीडिया का प्रेशर आना चाहिए, जो बाकी सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। जब तक जो बीपीएल ऑडियंस है, बिलो पॉवर्टी लाइन ऑडियंस है, या फिर हमारी जो मासेज है, उनका मेन सोर्स ऑफ मीडिया इज़ रेडियो एंड टीवी टिल डेट, न्यूज़पेपर भी अभी तक पूरा नहीं पहुंचा उनके पास। तो वहाँ पे जो है ना, वहाँ वो वाली मीडिया को ज़्यादा एम्फेसिस देना पड़ेगा अगर एक मैक्रो लेवल पे चेंज देखना है हमें। तो जैसे हम लोगों ने सूरत में विजन सूरत 2025 करके हमने एक कैंपेन लॉन्च किया है, उसके अंदर कम से कम 10 से 15 कैंपेन्स हैं। सबसे बड़ा कैंपेन हमने जो अभी तक सक्सेसफुली किया है जिसका नाम है आग बुझाओ कैंपेन। तो जैसे हम सब ने अग्री किया कि खाली इंडस्ट्रीज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, हम लोगों ने आग बुझाओ कैंपेन में डोमेस्टिक वेस्ट फायर्स और इन जनरल इंडस्ट्रियल वेस्ट फायर्स पे फोकस किया। पिछले 6 महीने में हम लोगों ने 1500 वीडियोस रिकॉर्ड किए, और हम लोगों ने एक पेटिशन लॉन्च किया जिसमें आज 68,000 साइंस है लोकल सूरत के लोगों के, डिमांडिंग कि ये वेस्ट फायर जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस हो जाना चाहिए, क्योंकि ये ग्राउंड लेवल पोल्यूशन करता है। इस इंडस्ट्री में जब धुआं निकलता है तो वो काफ़ी सारे फेसेस में होके जाता है, यानी काफ़ी सारे फिल्ट्रेशन सिस्टम से होके वो चिमनी से धुआं निकलता है एक लेवल पे, बट जब आप वेस्ट फायर करते हो तो उसका कोई चेक नहीं है, और वो हुआ आधे घंटे में होके ख़त्म हो जाता है, जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो हम लोगों ने सूरत वॉच कम्युनिटी बनाया। सूरत वॉच कम्युनिटी में हम लोगों ने 18 एरिया में 18 टीम्स बना के, अभी कम से कम 250 मेंबर्स उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। उनका काम यही है अपने एरिया पे वॉच रखना, कहीं भी वेस्ट डंपिंग होती है, कहीं भी वेस्ट बर्निंग होती है, कहीं भी और कोई तरीके का एनवायरमेंटल ऑफेंड हो रहा है तो वो रिकॉर्ड करके हमें भेजते हैं। एसएमसी ने हमारे एसएमसी सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन,
हमारे कंटिन्यूस एफर्ट्स के बाद उन लोगों ने एक बहुत प्यारा सा क्रिएटिव निकाला, जिसमें उन लोगों ने दिखाया कि अगर आप कचरा बर्न कर रहे हो तो अपना रुपया बर्न कर रहे हो। तो हमने ये देखा कि ये जीत है जब इतने सारे लोग एक साथ उठते हैं और लोगों में अवेयरनेस आती है। अब आप फॉर एग्जांपल किसी को कैंसर है पर उसको पता नहीं है कि उसको कैंसर है, तो वो इलाज की तरफ कभी ध्यान नहीं देगा। तो हम एज अ डॉक्टर हम लोग आए कि आपकी रिपोर्ट खराब है, आपके शहर की, जैसे सर ने विजय सर ने बोला AQI जो होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, हमारे शहर का AQI इज नॉट पब्लिक, जबकि मॉनिटरिंग सिस्टम्स लगे हुए हैं बट वो सब मैनिपुलेटेड है। अगर आप रियल टाइम फिगर्स देखेंगे तो बहुत डिस्टर्बिंग फिगर्स हैं। तो हम कौन सी दुनिया में जी रहे हैं? हम लोग अगर फेक वर्ल्ड में जिएंगे तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते इस चीज़ का। तो हम लोगों ने एक और चीज़ प्रपोज की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को कि हर ट्रैफिक सिग्नल पे AQI सिस्टम लगना चाहिए। हाँ, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है बट लोगों को दिखना चाहिए कि आप अपनी व्हीकल यूज़ करते हो उससे क्या इम्पैक्ट होता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम तभी सुधरेगा जब लोग इसको यूज़ करना चालू करेंगे। सूरत में हर दूसरे बंदे के पास एक व्हीकल है। यहाँ का जो काउंट है, टू व्हीलर काउंट इंडिया में सबसे ज़्यादा टू व्हीलर्स का काउंट सूरत में है। तो ये क्यों है? क्योंकि कन्वीनियंस लोग देखते हैं, इसीलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम सफ़र कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने जो कैंपेन लॉन्च किया उसका नाम था अब बस करो। उसके अलावा हम लोगों ने वेस्ट मैनेजमेंट पे काफ़ी दिमाग लगाया। हम लोगों ने एक कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम है हर घर कंपोस्ट। सूरत में 850 से 900 टन वेट वेस्ट निकलता है डेली, जनरेट हो रहा है। जो ऑफिशियल फिगर है, अनऑफिशियल अनकलेक्टेड फिगर इज नॉट स्टिल हियर। तो 850 से 900 टन पर डे अगर आप बोल रहे हो वेस्ट, फूड वेस्ट का, वो बहुत बड़ा फिगर है और वो अल्टीमेटली साइकिल में नहीं आ रहा है। तो हमने लोगों को बोला कि बहुत ईजी है कंपोस्टिंग करना घर पे। हम लोग ऐसे सिस्टम्स लेके आ रहे हैं जिसमें आप इजीली घर पे कंपोस्ट कर सकते हो। अगर आपके घर पे गार्डन नहीं है तो आप अपने नियर बाय SMC गार्डन यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के रन गार्डन्स में आप डोनेट कर सकते हो। अगर आपको इससे रेवेन्यू जनरेट करना है तो हम लोग एक और सिस्टम बना रहे हैं जिसमें आप अपना घर पे बनाया हुआ कंपोस्ट बेच सकते हो। इससे आपको इनकम भी आ सकती है। तो वेस्ट को कैसे यूटिलाइज करना है वो एक कैंपेन हम लोगों ने हर घर कंपोस्ट के नाम से चालू किया, जो हम लोग ड्यू टू कोरोना हम लोग अभी इसको इन्फोर्स नहीं कर पाए। बाकी हमारी टीम्स हर एरिया में बनी हुई है, हर बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ में जाके हम लोग वर्कशॉप्स करने वाले हैं इसके बारे में। उसके अलावा हम लोगों ने हर घर जंगल करके कैंपेन चालू किया है अभी। हर घर जंगल का 3 ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि आप घर पे जितना हो सके खाना उगाओ, कि आपका जो फूड से जो आपका फुटप्रिंट है, वाटर फुटप्रिंट और आपका केमिकल्स बहुत यूज़ होते हैं, केमिकल्स रन ऑफ बहुत होते हैं हमारी एग्रीकल्चर की वजह से। तो अगर आप घर पे उगाओगे तो आपको पता है आपका खाना कहाँ से आ रहा है और आप इसको ऑर्गेनिक खाद से आप उगा सकते हो। तो इसका पहला पर्पस था कि आप ऑर्गेनिक खाना उगाइए घर पे। सेकंड पर्पस है कि इंडोर पोल्यूशन इज़ अनदर बिग थिंग। हम लोग की घर पे जो हाउस इनका मेजोरिटी क्या बोलो आप, 24 घंटा बोल लो आप घर पे ही रहती है। तो ये एक बहुत बड़े सेगमेंट से एक्सपोज्ड है। इंडोर पोल्यूशन अभी तक एड्रेस नहीं होता है हमारे घरों में या फिर हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में। तो काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जो इंडोर पोल्यूशन कम करते हैं। तो हम लोग उस पर एम्फेसिस शिफ्ट करना चाहते हैं लोगों का। थर्ड इसका पर्पस है कि आप ग्रीनरी से पॉजिटिविटी आती है, तो मेंटल हेल्थ को भी हम लोग इससे एड्रेस कर रहे हैं काफ़ी हद तक। तो ये 2-3 कैंपेन्स मैंने आपको बताया। और फोर्थ कैंपेन जो हम लोग कर रहे हैं, जो डेयरी कम करने का कैंपेन है, ये एक नेशनल कैंपेन है। इसका नाम हमने रखा है ऑपरेशन वाइट फ्लड कंट्रोल। जैसे 1970 में ऑपरेशन फ्लड आया था डेयरी को प्रमोट करने के लिए, उसका रिवर्स हम लोग अभी कर रहे हैं ऑपरेशन वाइट फ्लड कंट्रोल। जो अगले 1 साल में आप हर कम से कम एक स्टूडेंट के मुंह से तो सुनेंगे। हम लोग स्टूडेंट्स में अवेयरनेस ला रहे हैं कि आपको आपका डेयरी क्यों कम करना चाहिए। तो ये सारे एवेन्यूज़ पे हम लोग बहुत मेन स्ट्रीम में वर्क कर रहे हैं। और सूरत विजन 2025 का पर्पस ये है कि हम लोग सूरत को एक मॉडल सिटी बनाना चाहते हैं पूरे इंडिया के लिए, और इसको एक ग्लोबल सिटी की तरह हम लोग उभारेंगे। जैसे दुबई 90s के पहले उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं था, कोई जानता नहीं था दुबई क्या है। हम लोग चाहते हैं हमारा शहर एक ग्लोबल सिटी बन के आए। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास इंफ्रा है, हमारे पास एक रिच कॉरपोरेशन है, हमारे पास एजुकेटेड ऑडियंस है, एजुकेटेड रेसिडेंट्स है। उसके अलावा हमारे पास जो नेटवर्किंग है, यहाँ पे 2 बिजनेस बहुत चलते हैं। पहला है टेक्सटाइल्स, दूसरा है डायमंड्स। तो ये 2 प्रोफेशंस जो हैं वो डोमिनेंट है एक सिटी में। तो टू रीच आउट टू मासेस इज ईजियर फॉर अस। तो
हम लोग चाह रहे हैं कि सूरत को ऐसा मॉडल बना दे कि बाकी सारी सिटीज़ हमें फॉलो करें और एग्जैक्ट सेम सिस्टम रेप्लिकेट करें। जैसे सर ने बोला टूथपेस्ट में एक आउटर पैकेजिंग होती है जो इसका कोई काम नहीं है, पर उसके अलावा टूथपेस्ट में आपके नमक के अलावा क्या क्या है। एक तो ऐड बहुत चला कोलगेट का कि आपके टूथपेस्ट में नमक है। हम लोगों ने काउंटर किया कि आपके टूथपेस्ट में नमक के अलावा क्या क्या है। आपके टूथपेस्ट में फ्लोराइड है, आपके टूथपेस्ट में ट्राइक्लोरोसाइन है। ये सारी जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत हार्मफुल है हमारी एक्वेटिक लाइफ के लिए। 2/3 ऑफ आवर इट इज स्टिल ओशन, जिसको हम लोग बिल्कुल एड्रेस नहीं कर रहे हैं आज की डेट में। 70 से 80% ऑक्सीजन हमारी ओशंस के थ्रू आती है। फाइटोप्लैंक्टन करके एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इट इज सॉर्ट ऑफ अ माइक्रो एल्गे। तो ये ऑक्सीजन देता है हमें बहुत मात्रा में, पर हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट ट्रीट करने के बाद जो पानी है वो हम लोग डंप कर रहे हैं ओशन के अंदर। हमारे जो ये शिप्स हैं वो अपना फ्यूल ऑयल बहुत हद तक डंप करते हैं पानी में। उसके अलावा जो कोल इंडस्ट्री है, कोल इंडस्ट्री भी दो तरीके की होती है। पहला होता है डोमेस्टिक कोल, दूसरा होता है इम्पोर्टेड कोल। जो कोस्टल एरियाज में है, कोस्टल शहर में इम्पोर्टेड कोल की डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि उसमें ट्रांसपोर्टेशन इज़ चीपर कंपेयर टू योर डोमेस्टिक कोल। तो जो इम्पोर्टेड कोल है उसका कार्बन फुटप्रिंट और उससे जो ओशन लाइफ की वैल्यू ख़त्म हो रही है वो हमें एड्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बीच में एक कैंपेन आया था, एक यूथ में एक हवा होती है, वो हवा कभी कभार नेगेटिव भी हो सकती है, जिससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अफेक्ट हो सकती है। तो हम लोगों ने हर चीज़ पे प्रैक्टिकल अप्रोच देने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया। अभी एक हवा हो गई थी कि EI को अपोज करो, जो नया EI 2020 का कानून आया था, गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था, उसको अपोज करो। हमने एक प्रैक्टिकल अप्रोच दिया कि काफ़ी सारी चीज़ें, जैसे डोमेस्टिक कोल है, राजेश सर ने बहुत माइनिंग के बारे में बहुत अच्छी चीज़ बताई थी कि बहुत सारे एवेन्यूज़ अफेक्ट होते हैं, और जहाँ पे बहुत थिक वाइल्ड लाइफ है, जहाँ बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज़ कम होनी चाहिए। बट कोल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे घर को बिजली देता है, जो हमारी इंडस्ट्रीज़ को बिजली देता है। हम अगर कोल इंपोर्ट कर रहे हैं आज की डेट में, उससे सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन हमारी फॉरेन रिजर्व्स पे है, हमारी करेंसी डिवैल्यू होती है। दूसरा, ओशन पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जब वो एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे आता है, कोल में माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे सर ने बताया PM पार्टिकल्स होते हैं 2.5 510। ये हवा से, कोल डस्ट जिसको बोलते हैं, ये हवा से बह के हमारे कोरल रीफ पे सेटल होता है, और उससे पूरा एक्वेटिक लाइफ हैम्पर हो सकता है। वो 2% का जो कोरल रीफ हमारे प्लानट पे है, वो मोर देन 70 to 80% ओशन लाइफ को केटर करता है, वो उनका घर है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, माइक्रो चेंजेस हमारे मैक्रो चीज़ों को इम्पैक्ट करता है। तो मैंने देखा कि काफ़ी लोग ये आसाम में जो माइनिंग हो रही है उसको अपोज कर रहे हैं। कुछ एरियाज है जो बहुत डेंसली बायोडाइवर्स है, वहाँ पे बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ट्राइबल्स भी रहते हैं, वहाँ सब को एग्जिस्ट कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। बट कुछ एरियाज हैं जो अभी उसमें खाली एलिफेंट की पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो सारे एरियाज में माइनिंग क्यों करनी चाहिए आसाम में। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ। कोल में बहुत सारी कैलिफरिक वैल्यूज आती है, अलग अलग एफिशिएंसी के कोल आते हैं। कुछ कोल होते हैं जिसकी एफिशिएंसी बहुत कम है, कुछ कोल है जिसकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, जिसका कंजम्पशन 10 से 15% कम होता है इंडस्ट्रीज को, राइट। सो ये आसाम में जो कोल है वो बहुत हाई कैलिफरिक वैल्यू का कोल है, जो इंडिया में बहुत कम पाया जाता है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटीज मेघालय और आसाम में। तो वहाँ पे कोल माइन करना क्यों बेनिफिशियल है, क्योंकि आपका ओवरऑल कोल कंजम्पशन पूरे देश का कम हो सकता है उससे। कम से कम 5 से 10% वो जो अच्छा कोल वहाँ पे माइन हो रहा है वो कंजम्पशन पे उसका इफेक्ट आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें एक ब्रॉडर अप्रोच से, खाली एक मेंटालिटी जो अभी स्टूडेंट्स में जो हवा हो गई है कि इससे इतने पेड़ कटेंगे, इससे इतने हाथी मरने वाले हैं, तो वो मेंटालिटी से बाहर आके एक बड़ा अप्रोच देखना पड़ेगा हमें, 360 डिग्री अप्रोच, कि इससे क्या क्या पॉजिटिव्स है। एक प्रॉपर स्वॉट एनालिसिस होना चाहिए इसका, कि इससे थ्रेट्स क्या क्या है और इससे हमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या मिल रही है। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी जो हम लोग को मिल रही है वो है हमारा कोल कंजम्पशन कम हो सकता है अगर आसाम में माइनिंग चालू होती है कुछ सेक्टर्स में, नॉट थिक बायोडाइवर्स सेक्टर्स। तो ये एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच हम लोग को चाहिए, जो हम लोग हमारे मीडियम से ट्राई करते हैं लोगों तक पहुँचने का। और काफ़ी लोगों ने हम लोगों ने काफ़ी क्रिटिसिज्म भी झेली है इसके लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है बहुत अलग ही एक अग्रेशन में आते हैं, वो खाली एक ही डायरेक्शन में देखना चाहते हैं जो उनको उनके ब्रेन को फीड किया गया है। तो ऐसा नहीं होता है।
गवर्नमेंट गवर्नमेंट अंधी नहीं है, गवर्नमेंट ये नहीं देख रही है कि उनको ऐसा नहीं है कि उनको नहीं दिख रहा है कि इससे कितना कितना एनवायरनमेंट को इफेक्ट हो रहा है। वो लोग भी सब कुछ असेस करते हैं। जैसे सर ने बोला EIA इज एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, दे कैलकुलेट एवरीथिंग एंड ओनली आफ्टर दैट दे टेक एक्शंस, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर हमें हमारे रिसोर्सेज कम हो रहे हैं तो रिसोर्स कम हुआ यानी हमारी इकोनॉमी डाउन होती है। मलेशिया की इकोनॉमी पूरी रिसोर्सेज पे चलती है। वो जितने पेड़ काटते हैं पल्प के लिए, रबर के लिए, वो उतने ही पेड़ उगाते भी हैं। तो ये एक सर्कुलर इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अवेयरनेस, दैट कम्स विद स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। इंडिया में यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है आज की डेट में, डेमोग्राफिक्स में, तो स्टूडेंट्स को एक्सपोजर देना बचपन से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल्स में अभी तक एनवायरनमेंट को फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं दिया गया है, अभी भी वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो वो ऑप्शनल होने की वजह से क्या होता है, बच्चे सीरियसली नहीं लेते वो मैटर। जब मैं स्कूल में था तब हम लोग को ऑप्शनल दे रखा था, एक नया सब्जेक्ट हम लोग को लॉन्च किया था एनवायरनमेंट, और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट दिया था। तो हमने वो सीरियसली लिया नहीं। मैंने कब वो सीरियसली लिया, जब मैं ग्राउंड रियलिटी देखना चालू की, जब मैंने उसके बारे में स्टडी चालू की। मैं 2 साल अपने कमरे में बंद होके मैंने इसके बारे में, मेरा तो साइंस बैकग्राउंड नहीं है, बट मैंने 2 साल अपने कमरे में बंद होके इसके बारे में जर्नल्स में पढ़ा, काफ़ी सारे पब्लिश जर्नल्स पढ़े, काफ़ी सारे साइंटिस्ट से बात की, काफ़ी सारे रिसर्चर्स से कनेक्ट किया, काफ़ी सारे प्रोफेशनल से कनेक्ट किया। उसके बाद मेरे को फर्स्ट हैंड नॉलेज आई इन सब के बारे में। उसके बाद मैंने अपनी रिसर्च बहुत चालू की। तो ये हर इंसान में आनी चाहिए, और एक शहर का एक वो होना चाहिए विजन। हर एक शहर का जब विजन आ जाएगा ना, तब पूरा देश बदल सकता है। इंदौर ने कितना प्रोग्रेस किया है, इंदौर से सीखना चाहिए हर शहर को, सूरत से सीखना चाहिए हर शहर को। सूरत 90s में प्लेग आया था सूरत के अंदर, पूरे दुनिया ने हम लोग के ऊपर थूका था। एक आदमी, एक राव साहब करके हमारे SMC कमिश्नर आए थे, उन्हें पूरा शहर 1 साल में बदल दिया। तो एक आदमी चाहिए जो पूरे शहर को एक डायरेक्शन दे। हमारे देश को एक बहुत अच्छा डायरेक्शन मिला हुआ है आज की डेट में। एक ऐसा लीडर मिला है जो डायरेक्शन देता है लोगों को कि ऐसा ही देखो, तो सब वैसा ही देखते हैं। पहले दिन आया, पहले दिन मोदी साहब ने सबसे बड़ा काम किया कि उन्हें बोला स्वच्छ भारत अभियान करना है। सेकेंड उन्होंने काम किया कि उन्हें बोला टॉयलेट्स बनाने हैं हमें। तो ये विजन के साथ काम करना है। तो हम लोग जो कैंपेन्स लॉन्च कर रहे हैं वो बहुत जेनरिक कैंपेन्स हैं, जैसे आग बुझाओ। स्मृति ईरानी हमारे एक इवेंट पे आई थी, ऑनरेबल मिनिस्टर, वो हमारे एक डुमस पे क्लीनअप इवेंट पे आई थी। जब उनको मैंने ये बताया कि हम लोग आग बुझाओ कैंपेन कर रहे हैं, तो उन्हें बहुत अच्छी लाइन बोली हमें। मुझे बोला कुछ यंगस्टर्स है जो देश में आग लगा रहे हैं, और आप जैसे नौजवान हैं जो देश में आग बुझा रहे हैं। ये हुआ था CA के टाइम अक्टूबर में। तो हमें ये सब चीज़ें नेशन को टारगेट करके करना है। हम अपने शहर में भी कर रहे हैं वो चीज़। तो मेरा विजन पूरा देश है कि मैं पहले अपने शहर में करूँगा, पहले मैं अपने घर में करूँगा, फिर मैं अपने शहर में करूँगा, और फिर मैं पूरे देश में इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। तो ये विजन 2020 किया है। और 5 साल बाद में आप सारे पैनलिस्ट को अपने शहर में इनवाइट करूंगा, और आपको बताऊंगा कि हमने 5 साल में कितने लोगों की मदद से, रेसिडेंट्स की मदद से हम लोगों ने कितना चेंज लाया हमारे शहर में। That's a really good thought, Akash sir. So thanks a lot for giving us a brief overview about a lot of things. So as we are running out of time, I would like to hand it over to Abhishek sir. And Chandramohan sir has a question, I think. Yes sir. I have a call at 10 o'clock, so I may have to drop out. Yeah. So if you are ending it in the next 1 minute, great. Yeah, we are just wrapping up the session. I would like to hand it over to Abhishek sir, and I just feel today's session was really amazing to have you all people today in the panel. Abhishek sir. Yes, definitely, Parul. It was really amazing to get so thoughtful insights about the issues related to environment. Now I'll request Ashok Bansal sir to please deliver the vote of thanks to our panel members. Ashok Bansal sir. Sir, please unmute करिए. बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है अभिषेक? यस सर, आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का पैनल इतना अच्छा था कि हमारा जो कार्यक्रम 1 घंटे के लिए तय था वो 1 घंटा और 55 मिनट चल गया। ये आप अच्छे पैनलिस्ट की खूबसूरती है, और आपका इतना अच्छा जो है वाक चातुर्य और आपका इतना अच्छा प्रेजेंटेशन है कि हमारे व्यूअर अभी तक थके नहीं है।
हमें लगता है कि चूंकि समय की सीमा है और 1 घंटे का 1-2 घंटा चल गया है, इससे ज्यादा इस कार्यक्रम की खूबसूरती क्या हो सकती है और आपकी प्रेजेंटेशन की कला क्या हो सकती है। मैं तो आपके बारे में 2 शब्द यही कहूंगा, अगर हमें पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार लाना है, केवल एक ही तरीका है, सबको शामिल करना। सब, और हमने ये इस प्लेटफॉर्म के मंच से किया है। मैं तो एक बात और समझता हूँ, अगर कोई समाज नहीं रहेगा अगर हम सारा लोग जो है पर्यावरण को नष्ट कर देते हैं। मैं तो एक बात और साथ में समझता हूं कि मैं ईश्वर की प्रकृति में, जानवरों में, पक्षियों में और मैं सब में पर्यावरण को पा सकता हूं। ये धरती मर रही है क्योंकि मानव जाति इसे नष्ट करी है, लेकिन यदि पृथ्वी मरती है तो हम सब मरते हैं। आज के हमारे सारे पैनलिस्ट जिनके बारे में मैं सोचता हूं, अगर मैं एक एक के बारे में जो इन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया है, अगर मैं एक एक के बारे में सारी बातें कहना चाहूंगा तो शायद मुझे और समय लग जाएगा, क्योंकि बहुत समय बीत गया है। इसलिए मैं इस कार्यक्रम में जो है हमारे जो है ये सारी पैनलिस्ट पधारे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और आपके साथ में एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि आप सारे पैनलिस्ट को सुनकर हमें हमारे समाज पर और हमारी सोसाइटी पर गर्व है कि जिसमें आप जैसे सपूत जो है वो उपलब्ध हैं, और आप जैसे सपूतों की वजह से अग्रवाल समाज को और अग्रवाल समाज की सोसाइटी को फक्र है कि आप इतना अच्छा मैसेज और पर्यावरण के संबंध में इतना सारे कार्य कर रहे हैं। मैं इस हमारे इस प्लेटफॉर्म के अशोक जी गोयल, जयप्रकाश जी और जो है पूरण जी भाई साहब का भी धन्यवाद देता हूं, और हमारी इस टीम के बैकबोन श्री विनय जी भाई साहब जो कि सारा ये सपोर्ट करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज के इस कार्यक्रम की एंकर पारुल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण धन्यवाद जो है व्यूअर का देता हूं, जिन्होंने हमारे साथ में 2 घंटे रह करके इस कार्यक्रम को सुना। ओवर टू अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। या थैंक यू सो मच सर। जस्ट टू कंक्लूड द सेशन, एक बहुत अच्छा थॉट हमारे व्यूअर बाबूलाल जी गर्ग की तरफ से आया था बालोतरा से कि जो पर्यावरण है हमें ये विरासत में नहीं मिला है, ये हमने हमारी आने वाली पीढ़ी से उधार लिया है, इसे खराब मत करिए। सो इसी के साथ बस इन्हीं थॉट्स के साथ मैं ये सेशन समाप्त करता हूँ। जय श्री अग्रसेन।